ओबीएस चाहिए, बता दो यार। ओबीएस चाहिए और वो चाहिए, है ना, चैट साइट। ये ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भाई मेरी आवाज आ रही है सबको, मैं दिखाई दे रहा हूं सबको? क्योंकि मुझे कुछ आज अलग दिख रहा है मामला। तो मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। तो गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोगों के? आप अब देखो, आज हम सिलेबस वाली कोई बात नहीं करेंगे, जो सिलेबस कम ज्यादा होना था वो हो गया। अब आप हम आगे पढ़ाई करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड्स के पीएच कैलकुलेशन के बारे में बात की थी, जिसमें दो वीक एसिड्स के मिक्सचर की पीएच कैलकुलेशंस भी हमने करनी सीखी थी। उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस एक दूसरे की प्रेजेंस में कैसे निकाली जाती हैं ये भी हमने सीख लिया था। साथ ही साथ अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो कैसे निकाली जाती थी वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शायद स्टार्ट कर दी थी, है ना। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में क्या बोला जा रहा था कि ऐसे कोई भी सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, भीगेंगे, टूटेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने पानी से रिएक्ट किया तो वही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वो दोबारा बनाएंगे जहां से वो बन के आए थे। और हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो वाटर के अंदर 100% डिसोसिएट कर जाते हैं, और ऐसे में वो सॉल्ट्स के कैटायनिक एनायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। बात समझ रहे हो? तो हाँ, रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है भाई पब्लिक को। कोई बात नहीं यार, जब टाइम मिले तब रिवाइज कर लेना। यानी हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे थे। तो कल हमारी बात हो गई थी कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जो है, अ, अगर कोई भी सॉल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, यानी कल जो हमने बात की थी वो ये वाली बात थी कि कोई भी सॉल्ट जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, वो सॉल्ट वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं होगा। यानी बड़ा क्लियर है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल मान लीजिए, सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, NaCl। तो NaCl के बारे में जानते हैं, NaCl को जब आप पानी में डालेंगे तो ये भीग जाएगा। अब जब भीग जाएगा तो टूट जाएगा, इसका मतलब ये हुआ ये Na प्लस एक्वस बना देगा, और साथ ही साथ Cl माइनस एक्वस बन जाएगा। और कल हम लोग इतना पढ़ चुके थे या समझ चुके थे कि ये जो Na प्लस है, सिंस इट इज कमिंग फ्रॉम NaOH विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये NaOH से आ रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और साथ में Cl माइनस इज कमिंग फ्रॉम HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक चीज तो क्लियर है सर, ये जो सॉल्ट है ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर Na प्लस ने हाइड्रोलिसिस की तो ये NaOH बनाएगा, और NaOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है वो 100% डिसोशिएट कर जाएगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक। तो अब ऐसे में ये तो क्लियर हो गया कि सर ये जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स हैं, ये सब पानी के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। अगर ये पानी के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं तो जो पीएच की वैल्यू होगी, पीएच ऑफ सच सॉल्यूशंस विल बी डिसाइडेड बाय वाटर। पीएच विल बी डिसाइडेड बाय H2O। ठीक। दूसरी बात, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल क्लियर है, पीएच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन विल बी 7। क्लियर है ये वाली बात? सबको ये वाली बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है,
हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है सर, चक्कर में मत पड़िए सर। कुछ आदमी सर BaSO4 है सर, बेरियम हाइड्रोक्साइड सर, बड़ा नीचे होता है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। सल्फेट सर अपना आदमी H2SO4 से आएगा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से है। सर ये जितने भी सॉल्ट्स है, ये सारे सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स है जो कि हमें ठीक लगते हैं सर, हमारे मतलब के सॉल्ट्स हैं। ये लोग पानी के अंदर जाएंगे, भीगेंगे, टूटेंगे, सब करेंगे सर, लेकिन पानी के साथ केमिकल इंटरेक्शन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सोल्यूशन की पीएच वाटर डिसाइड करेगा, एंड दैट विल बी 7। सर इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला, कोई केमिस्ट्री नहीं लगने वाली, कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनने वाला, बहुत सीधा सा है सर। ऐसे सॉल्ट पानी में घुल गए, बस अपना पड़े हुए हैं, पीएच जो है वो पानी डिसाइड करेगा। सो सोल्यूशन की पीएच विल बी 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा सॉल्ट लिया जाए जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से आ रहा है, पॉसिबल, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से आ रहा हो। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से आ रहा है तो उसका एक बड़ा कॉमन एग्जांपल, ये तमाम एग्जांपल लिखे गए। मान लीजिए मैं अमोनियम क्लोराइड ले लूं, कल भी हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं। अगर मैंने अमोनियम क्लोराइड को, कल हम ये डिस्कशन कर चुके हैं, अगर मैंने अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाला तो क्या होगा? सर किसी भी चीज को पानी में डाला जाता है तो वो भीग जाती, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो भीग गया वो टूट गया, यानी अगर ये भीग जाएगा तो ये टूट जाएगा और ये NH4 प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में बढ़ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब बताइए क्या हो सकता है सर? होना क्या है सर? Cl माइनस इज कमिंग फ्रॉम व्हाट? Cl माइनस इज कमिंग फ्रॉम HCl एंड HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब यह हुआ सर Cl माइनस क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, इसलिए Cl माइनस तो हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं, और अगर Cl माइनस हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो इसका मतलब है एनायनिक हाइड्रोलिसिस तो नहीं होगी। ठीक। अच्छा सर, अमोनियम इज कमिंग फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सर अमोनियम आयन इज कमिंग फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस। सर अमोनियम से मुझे, इस आदमी से मुझे मतलब है सर, ये वीक बेस है सर, ये पानी के अंदर हाइड्रोलाइज हो सकता, और अगर ये पानी के अंदर हाइड्रोलाइज हो सकता है तो सर ये इस बार जो रिएक्शन शो करेगा पानी के अंदर, वो क्या करेगा? अमोनियम आयन पानी से इस बार केमिकल रिएक्शन शो करेगा, और क्या करेगा सर? पानी में से OH एक्सट्रैक्ट करेगा, NH4 प्लस OH माइनस को ले लेगा और H प्लस को बाहर फेंक देगा। क्लियर है? यहां तक सबको ये बात समझ में आ गई? यानी ये तो क्लियर है सर, अमोनियम आयन जो होगा वो हमारा H2O से रिएक्ट करेगा, और अमोनियम आयन H2O से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, साथ ही साथ H प्लस निकल आए। ठीक। यानी इससे जो समझ में आ रहा है ये कि इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो एसिडिक बनेगा। रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है हमारा वो एसिडिक बनेगा। अब चलिए, कल ये बात हो चुकी है कि ऐसे सॉल्ट जो वीक बेस से बनते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनते हैं, उनका रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होता है। कल हमारी बात हो चुकी है, पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी, वगैरह वगैरह बकवास बातें। ठीक। लेकिन आज ये नहीं करना, आज ये करना है कि सर वो रिजल्टेंट सोल्यूशन की पीएच कितनी होगी। आज आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करिए। कल आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस करके ये बताया था कि इस तरह के सॉल्ट्स हाइड्रोलाइज करके रिजल्टेंट सोल्यूशन न्यूट्रल देते हैं, इस तरह के सॉल्ट हाइड्रोलाइज करके रिजल्टेंट सोल्यूशन को बेसिक बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं। आज ये डिसाइड करना है कि वो पीएच कितनी होती है, कैसे निकाली जाती है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, दिस इज अ खूबसूरत केस ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। सर दिस इज अ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, यानी ये तो समझ में आता है सर। अब आप कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमारा एसिडिक निकल के आएगा, हमें ये भी समझ में आता है। लेकिन अब पीएच कितनी होगी सर, ये कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान है। बच्चे लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। अरे भाई, हम समझ रहे हैं इम्तहान का सदमा तुम्हें लगा है, कल सिलेबस के चेंज का भी तुम्हें सदमा लगा है, लेकिन इवनिंग को मॉर्निंग तो मत बोलो, ये गुड इवनिंग है। समझ रहे हो बात को? इसे गुड इवनिंग कहते हैं। तो दिस इज द केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। बताइए, वासुदेव मिस्त्री जो है, मिस्त्री साहब लिख रहे हैं ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस। गजब आदमी हो बे गए। एनायनिक हाइड्रोलिसिस थोड़ी ना यार, कैटायन हाइड्रोलाइज कर रहा। एनायन तो Cl माइनस है, Cl माइनस इज कमिंग फ्रॉम HCl एंड HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला एनायन कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं करता। क्योंकि समझो बात को, अगर करेगा तो क्या होगा? अगर करेगा तो पानी में से H ले लेगा, H लेके क्या बनाएगा? HCl बना देगा, और HCl पानी के अंदर फिर से टूट जाएगा, बना टूटा, बना टूटा, बना टूटा। क्या फायदा हुआ? बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये तो क्लियर हो गया कि ये केस जो है हमारा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का। अब सर ये बताइए, रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक है, मान लेते हैं,
पीएच कैसे निकालेंगे? अब आप मुद्दे पे आइए, पीएच कैसे निकालेंगे? तमाम सवाल सर, तमाम सवाल हमारे एग्जाम में आ चुके हैं और हर बार हमसे इस तरह के सवाल हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं और ये हमें आना चाहिए कि हम पीएच कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है कि हमारे पास जो पीएच कैलकुलेशन के लिए तरीका है वो है ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। किसी तरह से ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चल जाए तो मजा आ जाए। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चल जाए तो हमें मजा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो कैसे करेंगे? आप सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे भाई। अगर मैं ये कहूं कि अमोनियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है आपको उसकी पीएच निकालनी, ठीक है। अच्छा, क्या ये देख पा रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड का जो भी सोल्यूशन है अगर उसकी कंसंट्रेशन सी मोलर है तो जो अमोनियम बनेंगे वो भी सी मोलर बनेंगे? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो ऐसे में अगर अमोनियम भी सी मोलर है तो ये दोनों जीरो हैं सर। अभी तो शुरुआत हो रही है सर, हाइड्रोलिसिस अब स्टार्ट होगी। वही केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे लिखते थे, ये सी, ये जीरो, पानी को तो हम यूज ही नहीं करते। अब आया सी 1 माइनस अल्फा, याद है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नहीं, तबीयत ठीक है मेरी, गला कुछ मुझे वैसा लग रहा है, लेकिन तुम लोग अगर पढ़ाई करोगे तो मैं सब एकदम फिट हो जाऊंगा। तुम लोग अगर उल्टी सीधी बकवास करोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो सब लोग एकदम मस्त तरीके से एक बार समझने की कोशिश करो। यानी अमोनियम जो है वो H2O से रिएक्ट कर रहा है, अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन सी होगी, ये दोनों जीरो होंगे। अब ये आदमी हाइड्रोलाइज कर रहा है, तो अगर इसका कुछ हिस्सा हाइड्रोलाइज हो रहा है तो मैं उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को H मान लेता हूं। अब यहां से एक नया टर्म आ रहा है। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले कोई भी वीक एसिड था वो डिसोसिएट करता था तो मैं वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख देता था। आज ये हाइड्रोलाइज कर रहा है तो आज एक नया वर्ड ले लेते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? तो दिस H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम आयन। और इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक में से कितना हाइड्रोलाइज हुआ? H, तो सी में से कितना होगा? CH, तो बचेगा कितना? C माइनस सी एच। दिस इज C माइनस सी एच, वही जैसे लिखते थे अल्फा के हिसाब से। और इधर क्या लिखते थे सर? इधर लिखते थे CH, जिसे C अल्फा लिखा जाता था, और इसे भी क्या लिखेंगे? CH। सर एक चीज तो क्लियर हो गई, मुझे पीएच नजर आने लगी। मुझे पीएच इसलिए नजर आने लगी क्योंकि मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दिखती है। सर ये है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, कितनी है? CH। आप मुझे C दे दीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। सर आप मुझे H दे दीजिए, मेरा काम चल जाए। वो क्या बोलेगा? नहीं, नहीं देंगे। हाँ, मुझे याद आ रहा है सर, जब मैंने आपसे अल्फा मांगा था वीक एसिड की पीएच कैलकुलेशन के लिए जिसकी वैल्यू सी अल्फा के बराबर थी, आपने मुझे अल्फा नहीं दिया था, आपने मुझे के ए दिया था जिससे मैंने अल्फा निकाला था बेईमानी करके, और तब मेरा आंसर अंडर रूट के सी निकल के आया था H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का। आज भी आप मुझे H नहीं देंगे तो ठीक है सर, H मत दीजिए, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दीजिए। अगर आपने इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया तो मैं H की वैल्यू निकाल लूंगा और H की वैल्यू को यहां पुट करके अपना काम चला लूंगा। वो कह रहा है मैं तो आपको इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं दूंगा। मैंने कहा अब तो बदतमीजी है, अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं देंगे तो मैं H कैसे निकालूंगा? कह रहा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं आपको कि जो आपका वीक बेस है उस वीक बेस का मैं आपको KB वैल्यू दे दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। यानी वो हमें सवाल में क्या देगा? हमें जो भी वीक बेस है, जिस वीक बेस का कैटायन है, उस वीक बेस का KB वैल्यू दे देगा। अगर आपको उसका कुछ इस्तेमाल करना है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे इसका KB दे दीजिएगा वीक बेस का, तो भी मैं काम चला लूंगा। कैसे? अब देखो जरा सब लोग ध्यान से, इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा KC, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस का इक्विलिब्रियम है इसलिए आज इसका नाम KH रखा जाए। दिस इज KC। याद है जब हम एसिड्स के डिसोसिएशन की बात कर रहे थे तो आपने उसी KC का नाम KA रख दिया था, उसी तरह से KB रख दिया था। आज उसी K एसिड KC का नाम, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस का इक्विलिब्रियम है, उसे KH रख देते हैं। अब लिखा कैसे जाता है? ये लिखा जाता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। कौन कौन है प्रोडक्ट में? NH4OH इंटू H प्लस अपॉन NH4 प्लस, ये आपका KH। एक काम करते हैं सर, ऊपर नीचे OH से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही समझने के लिए ऊपर नीचे OH से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जरा जल्दी से सोच के बताना भाई, ये दोनों मिलके क्या बन गए? सर ये दोनों मिलके KW बन गए। दिख रहा है सर? ये दोनों मिलके तो KW बन गए, ठीक। अच्छा, अब ये और ये क्या बन गए जरा बताना? अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय अमोनियम इंटू OH माइनस। ये क्या चीज है सर? अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय अमोनियम इंटू OH, ये 1 बाय KB है सर। दिस इज 1 बाय KB, यानी कि ये वैल्यू सॉल्व करके बन जाएगी 1 बाय KB।
जरा समझना, ये कैसे निकाला आपने 1/kb, करके देख लो ना यार। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केबी कैसे लिखते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केबी मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन। ये लीजिए आप, अमोनियम प्लस OH, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केबी होगा। क्या वैल्यू होगी इसकी? अमोनियम इंटू OH, यानी अमोनियम और OH ऊपर होंगे, नीचे कौन होगा? नीचे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी। जबकि यहां पर क्या है? यहां अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर है और अमोनियम और OH नीचे है। सो दिस इज Kb, सो दिस विल बी 1/kb, एंड इफ इट इज 1/kb, सो अल्टीमेटली जो KH की वैल्यू है वो KH की वैल्यू KW/kb आ जाएगी। अब ये बताओ मुझे KH चाहिए था, मुझे इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए था, वो तो उसने इनडायरेक्टली दे दिया ना। अगर उसने KB दे दिया तो KW/kb करके इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मिल जाएगा, यानी हमारा काम चल गया सर। मुझे इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल गया, और जैसे इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, आप फौरन इसको किससे इक्वेट करेंगे? दिस इंटू दिस अपॉन दिस। यही तो था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंटू H प्लस अपॉन अमोनियम आयन। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज CH, H प्लस की वैल्यू CH, और नीचे है C1 माइनस H। सो दिस इज CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। थोड़ी बेमानी करने दीजिए सर, दिस इज CH स्क्वायर। क्या बेमानी की है सर? बेमानी की है H को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया है, और जनरली हर बार ऐसा होगा, और ये वैल्यू CH स्क्वायर के बराबर आएगी, यानी आपको KH की वैल्यू KW/kb से मिल जाएगी, और KW/kb को आप CH स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे, और जैसे ही KW/kb को आप CH स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, सो दिस इज KW/kb, जिसको आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं, दिस इज इक्वल टू इनडायरेक्टली CH स्क्वायर। बेमानी क्या है? H इज मच मोर लेस देन 1, ये मेरी बेमानी। ठीक, ऐसे में H की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू आ जाएगी √of KW/CkB, और फिर CH की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? जो कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, वो आ जाएगी C टाइम्स KW/CkB, जिसको अगर तमीज से सॉल्व करें तो यह आ जाएगा CkW/kb। लीजिए सर, pH की वैल्यू क्या आ जाएगी? -log √of CkW/kb। ये है pH निकालने का, इस तरह के सॉल्यूशंस की pH निकालने का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का ये फॉर्मूला। इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं? और H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज CkW/kb का √। सब लोग एक बार समझने की कोशिश करो क्या किया गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। सर ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से मुझे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा? इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, ये दोनों 0 0 हैं, इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को H मान लें, तो दिस इज C1 माइनस H, CH CH, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो KH का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? दिस इंटू दिस अपॉन दिस। हमने ऊपर नीचे OH माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये H और OH मिलके KW बन गया, और बचा हुआ 3 टर्म मिलके बन गया KB। सो दिस विल बी KW/kb। क्लियर है ये? यानी KH की वैल्यू KW/kb आ जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं इसी KH को CH के टर्म्स में लिखता हूं, तो CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H इज इक्वल टू KH, यानी ये वैल्यू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H के बराबर होगी, और ये हमारा इनडायरेक्टली CH स्क्वायर से इक्वेट हो जाएगा। अगर ये CH स्क्वायर से इक्वेट हो गया, तो आपने H की वैल्यू निकाली, जिसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहते हैं, CH की वैल्यू निकाली जो कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, और PH की वैल्यू निकाली। यानी अल्टीमेटली क्या सवाल में C गिवन होगा? गिवन होगा। क्या KW पता है? पहले से पता है। क्या KB दे रखा है? हां सर KB दे रखा है। आप इन तीनों को यहां पुट करके अपना काम चला सकते हैं, और आपका मस्त PH कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन सर ये आंसर तब आएगा जब ये बेमानी की गई होगी, यानी ये बेमानी करने के बाद ही ये आंसर आएगा। और मजे की बात यह है कि हमारे सामने जितने भी सवाल आएंगे, वो सारे सवाल हमारे इस इक्वेशन को मान के किए जाएंगे कि हमारी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 1 से काफी छोटी होती ही है। लेकिन कई साल पहले जेई के एडवांस लेवल ने बच्चों को हिला दिया था, क्योंकि उनसे ये गलती हो गई थी, उन्होंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। वो ये फॉर्मूला इस बेमानी के बाद अप्लाई करते थे, उन्होंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जबकि उस सवाल में ये बेमानी नहीं लगनी थी। तो सर फिर वही वाली बात है, जब एक बार कई साल पहले ये बदतमीजी हो चुकी है, तो ये दोबारा भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो जुगाड़ क्या है? जुगाड़ ये है कि मेरा सजेशन है, मेंस लेवल पर अगर तुम्हें हाइड्रोलिसिस का कोई सवाल मिले, तो मेरी इस बात को मान लो, सर
बेईमानी करके ही ये फॉर्मूले मैंने याद करने हैं, ये बिल्कुल सही है सर, ये हर जगह वैलिड है, ठीक। लेकिन अगर एडवांस लेवल पर ये सवाल आता है तो फिर वही वाली बात आती है, सर एक बार कोने में चले चलिएगा और एक बार कोने में जाके एच की वैल्यू रफली देख लीजिएगा। अगर एच की वैल्यू देख रहे हो, ये यहां से आ रहा है एच की वैल्यू, दिस इज योर इक्वेशन, के डब्ल्यू बाई के बी इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। एक्चुअली इक्वेशन तो यही है ना, जिसको तुमने बेमानी करके छोटा लिख दिया। भाई आपने बेमानी की तब ये जाके छोटा हो गया। मैं तो कह रहा हूं असलियत क्या थी, असलियत थी कि सर के डब्ल्यू बाई के बी जो है वो हमारा सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच है। वो तो आपने बेमानी करके इसको सी एच स्क्वायर लिख दिया था। तो सर अल्टीमेटली के डब्ल्यू हमें पता है, के बी दे रखा है, सी की वैल्यू पता है, सर पंडित को बुला के इस एच को सॉल्व कर लेंगे। समझो बात को, यही होता ये तब जब बेमानी ना करनी हो। तो कर सर चेक कैसे करेंगे, बड़ा आसान है सर, एक बार कोने में चलते हैं। क्या करना है कोने में, सर एच की जो वैल्यू है, क्या है वैल्यू, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाय सी के बी। सर एक बार कोने में जाके एच की ये वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू 0.1 से कम आ गई तब तो मजा आ गया सर, अगर ये 0.1 से कम आ गई तो ये मेरा आंसर क्लियर है। लेकिन अगर ये वैल्यू 0.1 से बराबर या बड़ी आ गई तो सर बैंड बच जाएगी। क्यों, क्योंकि ऐसे में सर मुझे इस पूरी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एक बार एच आ जाएगा तो सी एच निकल के आएगा, जिसको आप एच प्लस बोलते हैं, और इस सी एच से आपकी पीएच निकल के आएगी। समझ रहे हो बात को। ऐसे में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आपके लिए बेहतर यह है कि एडवांस लेवल पर अगर यह सवाल आता है, अगर एडवांस लेवल पर यह सवाल आता है तो आप जो है सबसे पहले कोने में जाके, जिस तरह से वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेक करते थे अंडर रूट के ए बाई सी से, उसी तरह से यहां कोने में जाकर आप सबसे पहले के डब्ल्यू बाई सी के बी की अंडर रूट वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू 0.1 से कम आ गई तो मस्त हो जाइए, मस्त आपका आंसर है, ये तो आपने याद ही कर रखा है। लेकिन अगर ये वैल्यू 0.1 के बराबर या बड़ी या एब्सर्ड आ गई तो ऐसे में सर आप समझ जाइएगा, वही के डब्ल्यू बाई के बी इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपन 1 माइनस एच को सॉल्व करके एच निकालना पड़ेगा, एच के बाद सी एच निकालना पड़ेगा, एंड दैट सी एच विल बी योर एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और वहां से पीएच निकल के आएगी, जिसमें अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए एडवांस लेवल पर ये सवाल आया, ठीक, तो कम से कम गलत ना हो, मेरी बात समझ रहे हो, अगर गलत ना हो तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए ये गड़बड़ हो रही है 0.1, तो आप देख लीजिएगा, अगर टाइम हो तब तो आप आगे बढ़िएगा। अगर टाइम नहीं लगता आपको, या आपको लगता है इतना ज्यादा टाइम हम इस सवाल में नहीं लगाना चाहते, तो ऐसे में कम से कम गलत लिख के मत आइएगा, अननेसेसरी निगेटिव मार्किंग से बचिएगा। जेई के एडवांस लेवल पर यह काम वो पहले करवा चुका है, इस बात का सब लोग ध्यान रखें, सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह, मेंस लेवल पर तो 100% मान लीजिए आप कि आपको बिना दिमाग लगाए सिर्फ यह पहचानना है, अच्छा लग रहा है तुमने कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस का सवाल दिया है, और फटाक से कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाकर आप उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी निकाल सकते हैं और उस सोल्यूशन की पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझो, समझे बात, ठीक है, ये सबके समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या बन सकता है, मैं अभी ये सारे फॉर्मूले एक स्लाइड में लिख के लाया हूं, सारे फॉर्मूले तुम्हें लिखवा दूंगा अलग से, जो कि तुम्हें अपनी टेबल के सामने चिपका लेना है। अंदर बर्तन की आवाज सुनना सीख रहे हैं, अंदर से आवाज आ रही है, मैं कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस का सवाल हूं, ये खट से फॉर्मूला निकला है। समझ रहे, रात में भी उठा ले कि बताइए पीएच का क्या फॉर्मूला है, तो आप फौरन बताएंगे माइनस लॉग अंडर सी के डब्ल्यू बाई के बी, फटाक से, कब जब कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर है। चलिए अब आते हैं एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। एनाइनिक हाइड्रोलिसिस कब करेंगे, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस तब होगी जब एनायन हाइड्रोलाइज हो, और एनायन कहां से आता है, अब एसिड से, तो यानी जब वीक एसिड का एनायन होगा तो वो हाइड्रोलाइज करेगा। मेरी बात समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ सर, जैसे ये आपके सामने दुनिया भर के एग्जांपल है, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यही ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। अब आप बताइए क्या होगा, सर साहब को पानी में डालेंगे, क्या होगा, अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, कोई नया काम थोड़ा ना हो जाएगा, अगर इस सॉल्ट को पानी में डालोगे तो भीग जाएगा, बिल्कुल सही। जो भीग गया वो टूट गया सर, ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा, CH3CO माइनस एक्वस प्लस
Na+ एक्वस। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा सर, Na+ से तो आप बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा, बेकार में आपको मना कर देगा। Na+ तो बिल्कुल हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब Na+ पानी में हाइड्रोलाइज नहीं होगा। लेकिन एसीटेट इज कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड CH3COH, एंड एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। इसका मतलब ये हुआ सर इस बार एनायन हाइड्रोलाइज करेगा। नाउ दिस इज द केस ऑफ व्हाट, दिस इज द केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। दिस इज CH3COO- एक्वस पानी में बात करेगा, पानी से H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा और खुद तो बनेगा ये, और रिलीज क्या होंगे OH-। सो नाउ दिस इज द सोल्यूशन विच इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस सोल्यूशन। दिस शुड बी बेसिक। ये हमारा बेसिक नेचर का होगा। कल ये बात हम कर चुके हैं। अंटर पंटर न जाने क्या लिख रहे हैं। अनुष्का राठौड़, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल सही। स्वास्तिक कैसे हो सर आप? अरे स्वास्तिक अभी तुम इसी में हो, यहाँ आदमी की समझो बात को। हम आगे बढ़ चुके हैं काफी, अब तबीयत ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गला मुझे लग रहा है गड़बड़ है, बाकी सब ठीक लग रहा है। पानी का सिंचन, सिंचन पानी की बात में वही आता है, CH की वैल्यू निकाल लेना। अगर तुम्हें लगता है CH की वैल्यू आने के बाद पानी की भी सुननी है तो सुन लेना, बात समझ रहे हो। और सुनने का तरीका तुम्हें पता ही है, CH इज द H+ कमिंग फ्रॉम वीक एसिड। तो फिर पानी की कैसे सुनेंगे, X + CH इंटू X इज इक्वल टू 10⁻⁻14, उससे X निकल आएगा, फिर आंसर लिख देंगे। अब ये तो बहुत ही लंबा सवाल होगा, मतलब मेरे हिसाब से 2 बार पंडित को बुलाना पड़ेगा, मुश्किल सवाल होगा, इसकी चांस तो बिल्कुल ही नहीं बनते। बस ये कि सवाल गलत ना हो, सबसे पहले कोने में जाके ये देख लेना बस कि भाई अल्फा की जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की जो वैल्यू है वो 0.1 से कम आ रही है कि नहीं, जिसके चांसेस हमेशा बनते हैं। लेकिन क्योंकि जेई एक बार बदतमीजी कर चुका है, तो हो सकता है हमारे सामने बदतमीजी ना कर दे एडवांस लेवल पर। तो हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर एडवांस लेवल पर सवाल आए तो कोने में जाके एक बार √KB/C की वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या था हमारा, KW/CKB की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार वो वैल्यू आ गई तो हमारा काम चल जाए। क्लियर है? अब जेई मेंस में तो बिल्कुल 100% तुम समझो, वो लोग इतना टाइम नहीं देते बेटा। आप समझे, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जेई मेंस में भी आ सकता है ये बेमानी तो, लेकिन जेई मेंस तुम्हें लगता है इतना टाइम देता है? नहीं, आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करवा रहा है, ये करा रहा है, ये सब इतना टाइम की बकवास है। यानी ये मान के चलो जेई मेंस का सवाल आया और उसने हाइड्रोलिसिस को सवाल बनाया, तो हाइड्रोलिसिस में आपको सिर्फ ये पता करना है एनायनिक है, कैटायनिक है, या बोथ है, या कुछ नहीं हो रहा है। बस आप अपने हिसाब से जो डायरेक्ट फॉर्मूले याद करके गए आप उससे काम चला लीजिए। क्लियर है ना? अब जैसे यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं CH3CO- हाइड्रोलाइज करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब क्या होगा सर, देखिए आप जो भी सॉल्ट आपने लिया, मान लीजिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन C मोलर, तो फिर जो एसीटेट बनेंगे वो भी C मोलर होंगे। तो यानी ये C है, ये C है, ये दोनों 0 0 है। अब तुम्हें, अब देखो, जो लोगों को पिछली बार थोड़ा सा डाउट था अब वो क्लियर हो जाएगा। फिर से देखना जरा, ये C है, ये दोनों 0 0। नाउ द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटेट आयन इज H, सो इट विल बी C1 - H, CH CH। क्लियर है ये? आप समझ में आ रही है? आप क्या करें सर? कुछ नहीं सर, पीएच निकाल लेंगे। कहां से आएगी पीएच? सर यहां से आएगी। यहां से कैसे आएगी? अरे सर एक बार OH आ जाएंगे तो H आ जाएंगे, H आ जाएंगे तो पीएच आ जाएगी। ऐसा कौन सा बवाल हो रहा है सर? बड़ा बड़ा आसान है। अब इसमें इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो ऐसे में करना क्या होगा सर, ये OH आप किसी तरह से OH की वैल्यू निकालिए। OH की वैल्यू कहां से आएगी? CH। CH की वैल्यू के लिए क्या चाहिए? C, वो तो दे रखा है। H नहीं देगा, तो हमने क्या बोला, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दो। कह रहा है इसका भी नहीं देंगे। हमने कहा कुछ तो दोगे। कह रहा है एसिटिक एसिड का के ले लो। हमने कहा बस हो गया। अगर एसिटिक एसिड का के मिल जाएगा तो मुझे इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा, और जैसे इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, मैं CH के टर्म्स में लिखकर या H के टर्म्स में उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखकर H की वैल्यू निकाल लूंगा, जैसे अभी किया था। तो चलिए फिर से करते हैं। इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो KH है। किसके बराबर होना चाहिए सर? वो होना चाहिए दिस इंटू दिस अपॉन दिस, यानी CH3COH इंटू OH- अपॉन CH3CO-। अब आप क्या करेंगे सर? ऊपर नीचे H+ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। H+ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जरा जल्दी से बताइए ये किसके बराबर है सर? ये दोनों मिलके तो फिर से KW बन जाएंगे, और ये तीनों मिलके ये और ये, सोच के बताना भाई, ये तीनों मिलके क्या बनेंगे सर? दिस इज 1/K। समझ रहे हो बात को? ये 1/K के बराबर होगा, और अगर ये 1/K के बराबर होगा तो दिस विल बी KW/K। यानी इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KH,
वो के डब्ल्यू बाय के के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको एच के टर्म्स में लिख देते हैं। एच के टर्म्स में क्या होगा सर, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, यानी सी एच इंटू सी एच अपॉन सी 1 माइनस एच। सो दिस इज सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। बेमानी कर ली तो सी एच स्क्वायर। क्लियर है ये? अगर बेमानी कर ली तो फिर ये वैल्यू सी एच स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो ऐसे में सर सी एच स्क्वायर की वैल्यू के डब्ल्यू बाई के हो जाएगी। के सवाल में दे रखा है, एच की वैल्यू आ जाएगी, बस हो गया सॉल्व। सर आप एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यानी क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू बाई के दिस इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच, जिसको बेमानी करके क्या लिख लिया, सी एच स्क्वायर। इससे एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी के डब्ल्यू बाय सी के है। एच आते ही क्या लिखेंगे, सी एच, लेकिन ये सी एच किसके बराबर है, ओ एच माइनस के बराबर। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी इंटू के डब्ल्यू बाई सी के, जिसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ सी के डब्ल्यू बाई के। लेकिन ये सर सी एच है जो कि ओ एच माइनस है। अगर आपको एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं कि के डब्ल्यू को ओ एच माइनस से डिवाइड कर दें। अच्छा सर, के डब्ल्यू ओ एच माइनस की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी है, सी के डब्ल्यू बाई के। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज के डब्ल्यू के बाय सी, यानी पीएच की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस लॉग अंडर रूट के डब्ल्यू के ए बाय सी। सर ये हमारा एनायनिक हाइड्रोलिसिस की पीएच कैलकुलेशन का छोटा सा फॉर्मूला तैयार। क्या क्या याद रखना है सर, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू ये निकल के आएगी और अल्टीमेटली पीएच की वैल्यू के डब्ल्यू के बाई सी अंडर रूट से कैलकुलेट की जाएगी। बिल्कुल आसान है। अब देखो कुछ लोगों को ये चीज अजीब सी लग रही होगी क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे कि क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं है, उन्होंने तो रट रटा के अपना काम चलाया है। तो अगर तुम इसके सिर्फ फॉर्मूले याद कर रहे हैं तो आप इसके फॉर्मूले याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हारा डेरिवेशन बहुत आसान है। डेरिवेशन भी ध्यान रखो और इन जो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के, इनको भी याद रखो। बिल्कुल आसान है एकदम। हाँ हाँ, कोने में जाने का थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं कि सर एक बार कोने में जरूर चले जाइएगा। हैं, ये कैसा कोना है, एक बार कोने में चले जाइएगा और एक बार कोने में जाने के बाद के डब्ल्यू बाई के इज इक्वल टू, नहीं, कोने में जाने के बाद जो h है उस h की एक बार वैल्यू निकाल लीजिएगा। h इज इक्वल टू क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाय सी के, ये हमारा h है सर, है ना। तो अगर ये वैल्यू 0.1 से कम आ गई तो बल्ले बल्ले, समझ रहे बात को, तो ये आंसर हो गया। लेकिन हो सकता है ये h जो है वो 0.1 के बराबर या बढ़ा आ जाए और एब्सर्ड आ जाए। एब्सर्ड मतलब 1 से बड़ा। तो ऐसे में सर अब आप मजबूर हो जाएंगे, आपको पूरी क्वाड्रेटिक ये वाली सॉल्व करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो यानी ऐसे सूरत में के डब्ल्यू बाय के इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच, ये पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके एच निकालना पड़ेगा। और एक बार एच आ जाएगा तो जैसे अभी कर रहे थे, एक बार एच आ गया तो सी एच आ जाएगा, सी एच आ गया तो एच आ जाएगा, एच आ गया तो नया पीएच तैयार हो जाएगा। लेकिन ये आपको बेमानी करनी है अगर हमारा 0.1 से कम ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट कर रहे हैं तो। क्लियर है? हाँ, एकदम सेम डेरिवेशन, सेम डेरिवेशन है, सिर्फ फर्क इतना है वहां के डेरिवेशन में डायरेक्ट H प्लस आ गया था क्योंकि वहां CH की वैल्यू H प्लस के बराबर थी। यहां के डेरिवेशन में पहले OH आया क्योंकि इस बार CH की वैल्यू किसके बराबर है, OH के बराबर। फिर हमने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, H प्लस की वैल्यू KW बाई OH करके निकाल ली, बस आ गया पीएच। तो ऐसे में फिर एक पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। मतलब सवाल एक बार पूछा जा चुका है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरली बच्चों को ये नहीं बताया जाता, उनको ये फॉर्मूला याद करा दिया जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला बेमानी के बाद आ रहा है, बस ये बात ध्यान रखना। तो हो सकता है मेंस लेवल पर यही आपसे पूछ ले कि भाई इस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस के पीएच का ये फॉर्मूला बनता है और इसको यूज करके आंसर ये आना चाहिए, जबकि ये आंसर नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप धीरे से बताइएगा कि एक बार कोने में जाते तो पता चल जाता, कोने में जाने के बाद उसको दिखा दो कि देख लो एच की वैल्यू 0.1 से बड़ी आ रही, बस तुम्हारा जो फॉर्मूला है इसकी वजह से आंसर गलत आएगा। अब क्या आएगा ये नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन गलत आएगा ये कंफर्म। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, 14 में से भी माइनस कर सकते थे आप, OH निकालने के बाद
यहां से OH आ गया, ये OH आ गया, OH के बाद POH निकाल लीजिएगा और POH आने के बाद 14 में से माइनस करके pH बता दीजिएगा, जैसा दिल करे, एक ही बात। क्लियर है? एब्सर्ड मतलब 1 से बड़ा, एब्सर्ड मींस ग्रेटर देन 1। एब्सर्ड का मतलब होता है बकवास, समझ रहे हो? H जो कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, वो 1 से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, वैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन कर लेंगे, एक बार तसल्ली रखो, अब आसान समझते जाओ। चलिए एक एक छोटा सवाल लिखते हैं। ये हमारे हिसाब से मैं इस सवाल को बहुत अच्छा सवाल समझता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि इस लेवल पर कोई ना कोई सवाल हमें जरूर दिखाई देने चाहिए। आप कर क्या रहे हैं? बड़ा सीधा सीधा सवाल है। मान लीजिए मेरे पास 4 सॉल्ट्स हैं, ACl, BCl, CCl एंड DCl। इन चारों सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है। मान लीजिए चारों को एक ही ले लेते हैं यार। चारों सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है C मोलर, C मोलर, C मोलर, C मोलर। ठीक, अच्छा, अब मुझे और क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है KB वैल्यूज ऑफ AOH, BOH, COH एंड DOH। यानी ये सॉल्ट्स हैं, और तुम सब मेरी बात को एग्री करोगे, ये जितने भी सॉल्ट्स हैं, दे ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट। मानते हो? क्योंकि ये Cl कहां से आ रहा होगा? Cl आ रहा होगा HCl से। यानी ये तो क्लियर है सर, ये सॉल्ट एनायनिक हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, कैटायनिक करेगा या नहीं करेगा, वो केबी वैल्यूज डिसाइड करेंगी। अगर मुझे इन बेसिस की केबी वैल्यूज दे रखी हैं, इसका मतलब ये हमारे बेसिस जो है वो वीक बेस। मानते हो बात को? अदरवाइज NaOH या KOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनकी केबी वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है, क्यों? तो 100% डिसोसिएट करते हैं। इसका मतलब हुआ, ये तो क्लियर हो गया सर, ये जो ABCD, ये जो आपने बेस दे रखे हैं AOH BOH, ये अगर इनकी केबी वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया सर, ये हमारे वीक बेस के सॉल्ट्स हैं, और अगर ये वीक बेस के सॉल्ट्स हैं तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस शो करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आप मुझे केबी वैल्यू दे दीजिए। AOH की जो केबी वैल्यू है वो दे रखी है 2 × 10⁻⁻5, 2 × 10⁻³ ले लेते हैं। जो BOH की दे रखी है वो दे रखी है 10⁻⁴, जो COH की दे रखी है वो दे रखी है 2 × 10⁻⁴, और जो DOH की दे रखी है वो दे रखी है 10⁻3। अब आपको डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है? खूबसूरत सवाल, कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं। पहला पार्ट ये है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी मुझे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर बताइए। इन चारों सॉल्ट्स में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस ज्यादा कहां है, कम कहां है, उनका ऑर्डर बताइए। दूसरा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर बताइए। डिग्री ऑफ, हम एक ही में सारे सवाल कर लेते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर बताइए। तीसरा सवाल, H+ कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर बताइए। चौथा सवाल, pH का ऑर्डर बताइए। ये कुछ कुछ केस, ठीक। अब आप सोचिए जरा जल्दी से। कोई भी इनमें से कोई भी पार्ट एक पूछ लेगा हमसे। एक और रह गया यार, वो हमें ऊपर लिखना चाहिए। चलिए ठीक है, बाद में देख लेंगे। आप KH का ऑर्डर बताइए। डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिग्री हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का हमें बताइए ऑर्डर। कैसे निकाला जाए? सबसे पहले तो ये सब लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये सॉल्ट्स हमारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनमें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि हमें कैटायंस के बेस के, कैटायंस जिस बेस से आ रहे हैं उनकी केबी वैल्यू दे रखी है। यानी ये तो क्लियर हो गया, दिस इज द केस ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अगर ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का केस है तो एक चीज और क्लियर हो गई कि जो KH होता है वो KW/KB के बराबर होता है। याद है? सब लोग ये याद रखेंगे भाई,
सारे फॉर्मूले हमें याद रखने हैं कि जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा वो KW/KB के बराबर होगा। और अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW/KB के बराबर है तो जितना जो बस एक ही पॉइंट है इस पूरे सवाल में, सिर्फ एक पॉइंट तुम्हें बताना था हमें कि ये सर KB जो है अगर ये बढ़ता है तो क्या होगा। अगर KB बढ़ता है तो KH घटेगा। बिल्कुल मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, अपने आप समझना, KH घटेगा। KH घटेगा तो इसका मतलब है इस तरह के इक्विलिब्रियम्स का, कहां गया, इस तरह के इक्विलिब्रियम्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा। यही तो KH है। अगर ये घटेगा तो इसका मतलब रिएक्शन आगे कम जाएगी। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर आपने KB बढ़ाया तो KH घटेगा, KH घटेगा तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस घटेगी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस घटेगी। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस घटेगी तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कम होगी, क्योंकि मैं हाइड्रोलाइज कम कर रहा हूं, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कम हो जाएगी। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम होगी तो H+ कम होंगे या OH कम होंगे। बताइए जरा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता था। सर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में मुझे याद आ रहा है कि जो आपका कैटायन होता था वो पानी से बात करता था और पानी से बात करके OH बनाता था और H+ रिलीज करता था, याद है। यानी सर अगर ये रिएक्शन आगे कम गई तो H+ भी कम निकल के आएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। यानी H+ कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी और H+ के कम होने से सर pH बढ़ती है, pH बढ़ जाएगी। सब लोग समझो और इस बात को समझने की कोशिश करो। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के केस में ये पूरी कहानी बहुत खूबसूरत है। तुम लोग सबसे पहले इस पूरी कहानी को याद कर रहे हो अगर आप कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। फिर मैं एक सवाल एनायनिक हाइड्रोलिसिस का भी फट से पूछ लेता हूं। पूरे 5-6 सवाल एक ही सवाल के अंदर रिवाइज हो रहे हैं, सब लोग समझना। यानी एक चीज क्लियर है सर, क्योंकि मेरा इक्वेशन इक्विलिब्रियम जो हाइड्रोलिसिस का बना था उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW/KB है। तो KW तो कांस्टेंट है सर, KB बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का, और लॉजिकल है अगर KB बढ़ता है तो इसका मतलब बेस और मजबूत हो रहा है। और तुम्हें पता है मजबूत बेस जैसे जैसे बनता जाएगा उसका कैटायन कम हाइड्रोलाइज करेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनके कैटायंस की हाइड्रोलिसिस कम होती है। बात समझ रहे हो। यानी जैसे जैसे बेस स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, यानी जिस बेस से आप आ रहे हैं जैसे जैसे उस बेस का KB बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके कैटायन जो उस बेस से आ रहा है उसकी हाइड्रोलिसिस कम होती चली जा रही है, और कम होते 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 एक टाइम पर खत्म हो जाएगी जब बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझो बात। यानी कहानी बहुत आसान है, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि अगर आप कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो KB बढ़ाने से KH घटता है, KH घटेगा तो हाइड्रोलिसिस घटेगी, हाइड्रोलिसिस घटेगी तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस घटेगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस घटेगी तो जो H+ निकल के आ रहे हैं वो भी कम निकल के आएंगे, H+ कम निकल के आएंगे तो pH ज्यादा देखने को मिलेगी। समझो बात। यानी अगर मुझे इसके ऑर्डर बताने हैं तो मुझे लगता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस और KH का और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का ये सेम आंसर आएगा। बताओ मेरी बात समझते हो। इनफैक्ट H+ का भी आंसर सेम आएगा। ये 4 आंसर सेम आएंगे, सिर्फ एक आंसर गलत अलग आएगा। बताओ समझ रहे हो सब लोग, सबको समझ में आ रहा है। यानी आंसर क्या आना चाहिए। आंसर अगर मैं देखूं तो जो मुझे समझ में आता है आंसर, वो आंसर क्या निकल के आता है सर। आंसर जो समझ में आ रहा है वो ये है कि KB बढ़ेगा तो बाकी सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी एक्सेप्ट pH। तो KB बढ़ेगा मतलब KB बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा KB किसका, सबसे ज्यादा KB जो है इन सब में। यार ये भी अच्छा सवाल हो गया। तुम में से बहुत सारे बच्चे तो यही कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। सबसे बड़ा जो KB वैल्यू है वो 2 × 10⁻³ तो अगर 2 × 10⁻³ सबसे बड़ा है तो इसका मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस सबसे कम होगी, यानी A+ सबसे कम हाइड्रोलाइज होगा। बताओ मेरी बात समझे। यानी A+ सबसे कम हाइड्रोलाइज होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका KH भी सबसे कम होगा। यानी आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर आएगा सबसे कम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस C, सबसे कम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस C की। नहीं C क्या होता है, ये है ना, C क्या चीज है भाई। सबसे कम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होगी वो ACl की, सबसे कम हाइड्रोलिसिस ACl की। फिर किसका नंबर आएगा, उसके बाद जो बड़ा आदमी है वो हमारा DCl होगा, DCl। फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा जो आदमी होगा वो होगा 2 × 10⁻⁴ दैट इज CCl, और उसके बाद जो होगा वो हमारा BCl। सब लोग समझने की कोशिश करें। सर ये हमारे ऑर्डर होंगे किसके, ये ऑर्डर हमारे 4 लोगों के आंसर आएंगे। सर ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का भी आंसर यही आएगा। समझने बात को। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस यही होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यही होगा, H+ भी यही ऑर्डर होगा और KH का भी यही ऑर्डर होगा। सिर्फ pH का जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाना चाहिए। तो जो pH का ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ACl इज लेस देन DCl, नहीं
ACl इज ग्रेटर देन DCl इज ग्रेटर देन CCl इज ग्रेटर देन BCl। ये आंसर मेरा सिर्फ पीएच के लिए निकाला जाएगा। बस समझो बात को, सब लोग इस बात को एक बार समझने की कोशिश करें, समझ में आया कि नहीं। सबसे ज्यादा वैल्यू 2 की है, सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू है? 2 पॉइंट क्या लिख रहा हो? सी सबसे बड़ा होगा, सी सबसे बड़ा होगा। कौन सा सी? अबे जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि बड़ा कौन सा है कि छोटा कौन सा है, तो फिर आंसर कैसे निकालोगे भाई? इनमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? इनमें सबसे बड़ा वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ है ना, और सबसे छोटा वैल्यू 10⁻⁴। गजब लल्लू आदमी हो, जब तुम्हें यही नहीं पता बड़ा छोटा कौन सा है तो तुम आंसर क्या निकालो? ये तो बहुत बढ़िया सवाल हो गया तुम्हारे लिए, तो मेंस लेवल का यही सवाल अच्छा है। इन चारों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, ये आधी पब्लिक तुम्हारे जैसे खत्म हो गया। अब इसमें त्रुटि भी हो सकती है, अपने हिसाब से देखना, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, लेकिन जो जो मतलब है वो समझो। एक चीज क्लियर है कि सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस किस सॉल्ट की होगी, ये बताओ। सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस उस सॉल्ट की होगी जिसका कैटायन जिस बेस से आ रहा है उसका केबी सबसे कम हो। समझो बात को, केबी जितना कम होगा हाइड्रोलिसिस उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अगर यह निकालना है किस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा हो रही है, तो उसके केबी को पकड़ लो, कैटायन के केबी का। कैटायन जिस बेस से आ रहा है उसका केबी सर, सबसे छोटा केबी जो आ रहा है वो 10⁻⁴ आ रहा है। यानी एक चीज क्लियर है सर, बी प्लस सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइज करेगा, और बी प्लस किस एसिड से, किस सॉल्ट से निकल के आएगा? BCl से। यानी BCl की हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होगी। बात खत्म। ये देखिए BCl की हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा। सो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस BCl की ज्यादा, केबी वैल्यू सॉरी KH वैल्यू BCl की ज्यादा। अब H प्लस BCl से निकलेंगे, पीएच सबसे कम हो जाएगी। बात समझ रहे हो? अपने हिसाब से आंसर लिख दें। हर्ष कह रहा है फिजिक्स हमारी बहुत स्ट्रांग। हाँ, इसमें फिजिक्स ही तो लग रही है हर्ष, लग रहा है तेरी इस फिजिक्स बहुत स्ट्रांग। हाँ, अब यही करते रहेंगे। 1.0 वाले कह रहे हैं वो 2.0 वाला था, 2.0 वाले कह रहे हैं सर वो 1.0 वाला था, पता चला निकला वो 3.0 वाला। गजब है, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। भाई ये छोड़ो, ये सब किस कहाँ का था कैसे था वो छोड़ो, अभी हम एक सवाल और कर रहे हैं, बिल्कुल सेम सवाल। उसको 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 भी एक बार तुम लोग अपने आप करना। समझ बात। ये सब लोगों को ये समझ में आ गया है? एक बार ये बताओ, इस ये इतने सारे सवाल नहीं पूछेगा वो, कोई एक सवाल बना के पूछ लेगा। तो आपको लॉजिक क्या देना था, मुझे क्या बताना था कि जो डिग्री ऑफ जो हमारी हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन है वो KW/Ka भी होती है, KW/Kb भी होती है। दैट डिपेंड्स कि वो एनायनिक हाइड्रोलिसिस है या कैटायनिक। ठीक, अच्छा, अगर कैटायनिक है तो KW/Kb, अगर एनायनिक है तो KW/K, है ना? ये बात समझ में आ गई। अब K और Kb के बड़े होने से KH की वैल्यू छोटी हो जाएगी, बस खेल खत्म। यानी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाला एनायन कैटायन होगा, उसके हाइड्रोलिसिस की संभावनाएं उतनी ही स्लो होती चली जाएंगी। बस बात खत्म। इस बात को सब लोग समझ ले। जैसे एक और सवाल मैं अपने आप बना लेता हूं, एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए ये बना लेते हैं, इसको भी जेई में आने वाला सवाल मान सकते हैं, बिल्कुल सेम। ये भी पूछ सकता है क्या? मान लीजिए एक सॉल्ट ले लेते हैं, Na सी मोलर, सी मोलर NaB, सी मोलर NaC और सी मोलर NaD। ठीक, ये चार सॉल्ट्स। वो कह रहा बताइए इनमें वही चारों सवाल, अभी मैं लिखता हूं सवाल। इसके साथ इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? Ka ऑफ Ha, Hb, HC, HD, ये चार एसिड्स हैं। कितने दे रखे हैं? 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻⁴ एंड 10⁻⁴, 10⁻³ ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं, मतलब समझ बात को। हमें लग रहा है ये वाले डेटा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि
चाहे वो 1.0 वाला था, चाहे वो 2.0 वाला था, चाहे वो 4.0 वाला था। गलती तो होती है इसका मतलब। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं गलत कर चुका हूं, मुझसे ये गलती हो चुकी है और आज भी कहीं हुई ना हो मुझे पता नहीं, बट मुझसे गलती हो जाती है जल्दबाजी में। मैं गलती से किसी और को बड़ा समझ लेता हूं क्योंकि इतने क्लोज वैल्यूज हैं मुझे समझ में नहीं आते। तो कई बार मुझसे गलती हुई है। तो तुम लोग लेकिन ध्यान रखना, तुम लोग अब पेपर तुम्हें देना है, तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज तुम इन सब चीजों लोगों के इन चीजों के बड़े यूज टू होते हो। तो तुम लोगों से ये गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब वो ये कह रहा है, ये बताइए कि ये 4 सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस हैं, आप बताइए इनका पीएच कैसे निकालें। तो मैंने कहा आप सवाल पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो पहला सवाल वो पूछना चाहता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। नहीं, सबसे पहला सवाल बोलना चाहता, हाँ ठीक है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक एक करके आंसर निकालते हैं यार, ज्यादा सही लगता है ना। इसका आंसर बताइए, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ज्यादा कहां होगी उसका ऑर्डर बताइए। तो एक चीज तो क्लियर हो गई सर कि क्योंकि ये डिसाइड करना है कि इस बार हाइड्रोलिसिस कौन सी है, तो सर सारे Na हैं। अगर सारे Na हैं तो दैट मींस दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम NaOH, और NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो सर कैटाइन की तो हाइड्रोलिसिस होगी नहीं। अब बचे एनाइन, एनाइन की होगी या नहीं ये कैसे डिसाइड करेंगे, वो भी डिसाइड हो जाएगा क्योंकि एनाइन जिस एसिड से आ रहे हैं, एनाइन है A-, किससे आया होगा, Ha से। सर उसका K भी दे रखा है, यानी सॉरी उसका Ka दे रखा है। तो अगर K दे रखे तो इसका मतलब ये वीक एसिड्स है, और वीक एसिड्स है तो एनाइन की हाइड्रोलिसिस होगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो वीक एसिड है, आप समझ रहे हैं। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो जो हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन होती है उसका KH वैल्यू KW/Ka के बराबर होता है। समझ में आ रहा है। तो यहां से साफ दिख रहा है K अगर बढ़ता है, समझ रहे हो बात को, अगर K ज्यादा है, K बढ़ेगा तो KH घटेगा, बस ये तो क्लियर। तो जिसका K सबसे ज्यादा, उसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे कम होनी चाहिए, और Ka जो है वो सबसे ज्यादा 2 × 10⁻³ दिखता है, यानी Hb का जो K है वो सबसे बड़ा है। तो B- सबसे कम हाइड्रोलाइज करेगा, यानी K के बढ़ने से हाइड्रोलिसिस सबसे कम होगी B- की। सो द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी NaB, इसकी हाइड्रोलिसिस इज लेस देन, नेक्स्ट आएगा NaD इज लेस देन, NaA इज लेस देन NaC। ये ऑर्डर बनना चाहिए, बात समझिए बात को। यानी सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइज कौन करेगा, देखो अभी भी गलत कर रहे हैं, या मैंने गलत किया या तुमने गलत किया। ACDB, ACDB, कुछ गलत कर दिया क्या यार, मैंने ही गलत कर दिया क्या भाई। सबसे छोटा ये पता नहीं मुझसे होती है यार, ये पता नहीं, और ये बड़ा कॉमन सी गलतियां, इसको सब लोग समझा भाई, कहीं हमसे एग्जाम में गलती ना हो जाए। तो ये NaB जो होगा, इसका जो K है वो सबसे बड़ा है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस सबसे कम होगी, फिर ज्यादा होगी थोड़ी सी NaD की, फिर थोड़ी और ज्यादा होगी NaA की, NaA की, और सबसे ज्यादा होगी NaC की। सही तो लिखा था यार शायद हमने, अब यही यही कह रहे हो ना। सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस जो होगी किसकी होगी, सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगी जिसका K सबसे छोटा है। यार फिर वही गलती कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगी जिसका K सबसे छोटा है, और सबसे छोटा K है Ha का, तो यानी यह आ जाएगा NaC इज NaA। अब सही है ना, यही यही कह रहे हो तुम लोग। हाँ तुम लोग यही कह रहे हो, वो गड़बड़ हो जा रहा है यार। अब ये तुम समझो, जब हम, मतलब मुझे लगता है कम से कम 1000 बार ये सब चीजें लिख चुके होंगे, और ज्यादा ही बार। हाँ 21-22 सालों में कहीं ना कहीं हर बार ही लिखते थे। तो सोचो अब भी गड़बड़ कर देते। तो अगर अब भी गड़बड़ कर देते हैं तो इसका मतलब है कि तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो। मतलब मैं मानता हूं कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा अकल में आगे हो, तुम्हारी अकल बहुत ज्यादा है, मैं मान लेता हूं, मैं इस बात को एग्री करता हूं कि आपकी अकल मुझसे बहुत तेज चलती है, चलिए बहुत बढ़िया। आप बहुत ज्यादा अकलमंद हैं, समझदार हैं, चलिए ये भी मान लेता हूं। लेकिन आप इतने ज्यादा अकलमंद हैं मुझसे कि मैं हजारों बार लिखने के बाद भी गलत कर रहा हूं, और आप बिना एक बार पढ़े या रिवाइज किए उसको सही लिख दें, मुझे ये डाउट है। मैं मानता हूं आप तेज हैं, लेकिन इतना तेज है, इसका इसका क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि एक बार तसल्ली से इसको रिवाइज करना, और जब कभी सवाल आए तो बहुत इत्मीनान से आंसर लिखना। इत्मीनान इन द सेंस कि हो सकता है इतना क्लोज डेटा ना हो, इत्मीनान इन द सेंस कि अगर ये ज्यादा हुआ तो ये कम होगा, अगर ये कम हुआ तो वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा हुआ तो ये ज्यादा होगा। आप जल्दबाजी में कहीं जरा सा उल्टा सीधा दिमाग में आ गया, आपका पूरा आंसर का सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। इस बात का सब लोग ध्यान रखें। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब गलती हो रही है तो गलती होती है,
मुझ जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनसे गलती होती है, और कई बार तो गलती, अब ऐसा तो है नहीं कि सर मुझे 2 की पावर माइनस 2 इंटू 10⁻⁴ और 10⁻⁴ में कौन बड़ा है ये पता नहीं, पता तो है, लेकिन वो ऐसा दिमाग, समझ बात को, एक ऐसा माया जाल सामने आता है कि वो गलत हो सकता है। तो इसलिए सब लोग इस तरह का सवाल, थ्योरेटिकल सवाल, बहुत इत्मीनान से करिएगा। मेरी बात समझ रहे हो, बहुत इत्मीनान से करिएगा। तो आपका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर आ जाएगा। चलिए, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस के बाद कौन सा ऑर्डर आएगा? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस के बाद मान लीजिए केएच का ऑर्डर बताते हैं। केएच सर सेम है, केएच के कम होने से ही तो हाइड्रोलिसिस कम हो रही है, तो जो ऑर्डर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस का है वही हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का, इक्विलिब्रियम का हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम का आ जाएगा। तीसरा, सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर क्या होगा? सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी सेम है ना, अगर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा है तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो रही है, तो उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी ज्यादा होगी, उसका आंसर भी सेम आ जाएगा। मुझे ये भी ठीक लगता है। चौथा सवाल क्या बन सकता है? चौथा सवाल बन सकता है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, फिर यहां जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। तुम सब समझते हो एनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, और हमें पता है एनायन अगर हाइड्रोलाइज करता है तो वो पानी में H लेता है और H लेके OH निकालता है। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस अगर ज्यादा है, यहां समझना जरा, अगर हाइड्रोलिसिस ज्यादा है, हाइड्रोलिसिस ज्यादा है तो OH ज्यादा निकलेंगे, OH ज्यादा होंगे तो H प्लस कम हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, गलतबाजी में गलती मत करना, बिल्कुल ध्यान रखना कि सर अगर हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो रही है तो H प्लस कम निकलेंगे। हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? इसकी, तो इसके H प्लस सबसे कम निकल के आएंगे। H प्लस निकालने हैं, OH नहीं, क्योंकि एनायनिक हाइड्रोलिसिस OH निकालता है। OH ज्यादा होंगे, मतलब अगर तुम्हें जरा सा भी डाउट हो रहा है तो एक काम करते हैं, पहले OH का ही ऑर्डर लिख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने गलती की है, मुझे दिखाई दे रहा है। पहले OH का ऑर्डर लिखते हैं, OH की कॉन्सेंट्रेशन का। सर OH जो है वो ज्यादा होंगे अगर हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये हुआ ये सेम ऑर्डर OH का आ जाएगा। सर हाइड्रोलिसिस किसकी ज्यादा हो रही है? सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस सर A की हो रही है, तो A की हाइड्रोलिसिस से जो OH निकल के आएंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही, मेरी बात समझ रहे हैं? आयुष कह रहा है सर आप पीवाईक्यू ज्यादा कराइए। आयुष तुम अजीब आदमी हो यार, अगर हम ये कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो पीवाईक्यू तुम अपने आप कर लोगे दोस्त। कम से कम थ्योरेटिकल क्या सिर्फ सवाल ही कराने हैं क्या यार? अगर तुम कहो तो मैं सिर्फ सवाल करा देता हूं, लेकिन तुम समझो मेरे लिए कितनी मुसीबत है कि आपको थियरी क्लियर नहीं है और मैं आपको सवाल करा रहा हूं। मेरी जान सूख जाएगी तुम्हें समझाने में, क्योंकि मैं तो समझाता ही रह जाऊंगा, हर सवाल में थियरी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि थियरी तो तुम्हें आती नहीं। तो कितना अच्छा है कि एक बार थियरी वाला पोर्शन मजबूत कर ले और फिर इसके ऊपर सवाल लगा ले। 4-5 सवाल करा दिए, बढ़िया, अपना बाकी पीवाई की तुमने निपटा दिए, ये ज्यादा अच्छा होगा। तुम जबरदस्ती अकल ना लगाओ यार। हम सवाल करा देंगे, हम सवाल करा देंगे, लेकिन अब कुछ बच्चों ने लिखा भी था सर आप पीवाईक्यू और करा दीजिए। पीवाईक्यू करा देंगे, लेकिन एक बार ये तो समझ में आ जाए ना, बात समझ लो। अभी सवाल कराना शुरू कर देंगे, हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है। अभी कराता हूं मैं पीवाईक्यू, एक आध लेके आया हूं, कराता हूं अभी, रुक जाओ जरा एक मिनट, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि सर अगर आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लाते हैं तो हमें पता ही है H और OH का मामला उल्टा होगा। OH बढ़ेगा H घटेगा, OH घटेगा H बढ़ेगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस बार ये ऑर्डर जो है वो उल्टा बन जाएगा। उल्टा मतलब क्या हुआ सर? इस बार जो है NaB जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, NaD का नंबर आएगा, NaD के बाद NaC का नंबर आएगा और उसके बाद Na का नंबर आएगा। यानी एक चीज क्लियर है, सबसे ज्यादा H प्लस जो है वो NaB के हाइड्रोलिसिस से फर्निश होंगे। क्यों? क्योंकि NaB एक ऐसा सॉल्ट है जो HB एसिड से आया होगा, और HB एसिड एक ऐसा एसिड है जिसका Ka सबसे बड़ा है। इसका मतलब B माइनस की हाइड्रोलिसिस सबसे कम होगी। हाइड्रोलिसिस के कम होने से सबसे कम OH निकलेंगे और सबसे ज्यादा H प्लस निकल के आएंगे। क्लियर है? और फिर उसके बाद आती है लास्ट बात, छठा सवाल यहीं लिख लेते हैं। छठा सवाल आती है पीएच का। बताओ पीएच का ऑर्डर क्या बनेगा? सोच के जवाब देना। सबसे ज्यादा पीएच कब आएगी? सर सबसे ज्यादा पीएच तब आएगी जब OH सबसे ज्यादा होंगे या H प्लस सबसे कम होंगे। समझो बात को, तो जहां H प्लस सबसे कम है वहां पीएच सबसे ज्यादा है, तो इसका ऑर्डर उल्टा, यानी यही वाला ऊपर वाला ऑर्डर दोबारा बन जाएगा। यानी ये आ जाएगा आपका NaB इज लेस देन NaD इज लेस देन NaC इज लेस देन NaA। ये चारों पांचों सवाल जितने भी तुमने लिखे हैं, एक बार फटाफट सारे लोग इन सवालों को एक बार रिवाइज कर लो। ये 6 सवाल जो तुम्हारे बने, जल्दी से इसको रिवाइज कर लो। और तुम खुद ही देख रहे हो यार, ये मैं खुद कराते कराते कंफ्यूज हो रहा हूं भाई, मैं बोलते बोलते कंफ्यूज हो रहा हूं। सोचो मास्टर कंफ्यूज हो रहा है, पता नहीं कितने सालों से आदमी भौंक रहा है, फिर भी कंफ्यूज हो रहा है। तुम पहली बार सीख रहे हो, तुम में से बहुत बच्चे पहली बार देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में गलत हो जाए। कुछ कलाकारी नहीं है, बस
ब्लॉकेज, मेंटल ब्लॉकेज, अरे यार ये ज्यादा हो गया, कम हो जाए, कम हो जाएगा, पता चला गलत ऑर्डर बना रहे, उल्टा ऑर्डर लिख के चले आए। बहुत इत्मीनान से ये सवाल करना अगर आता है, जिसके चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। आराम से समझना भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। पीवाईक्यू वाला आदमी जो है वो एक बार भाई, अभी पीवाईक्यू कराते हैं तुम्हें। से बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन एक आदमी लिख रहा है, काफी बच्चे लिखते हैं, आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं। समझ रहे हो बात को, सब ऊपर वाले का करम है, सब समझ रहे हो, रहम है ऊपर वाले। गजब लल्लू आदमी हो। ये भैया एक आदमी कह रहा है सर जरा जोक बॉक्स भी देख लीजिए, लीजिए सर, नमस्कार, ये जोक बॉक्स, ऑल डाउट क्लियर, ये जोक, समझ लो बात को, समझो बात को। सर जी तबीयत खराब है, जुकाम हुआ है, सर दर्द कर रहा है। अबे तुम अपनी बात करा रहे हो कि हमारी बात बता रहे हो? हमारी आवाज नहीं निकल रही है। अभी कुछ दिन पहले सलीम सर आए थे, उन्होंने कहा सर आपका गला है, आप इतना भौंकते हैं, आपका गला सही रहता है हमेशा। नजर लग गई, नजर लग गई। बस 6 नंबर फोन प्लीज एक्सप्लेन सर। क्या 6 नंबर फोन, पीएच वीडियो कॉल, अरे बाप रे यार, ये सब बदतमीजी नहीं करेंगे अभी हम। ये क्या बटन दबाने से वीडियो कॉल लग जाती है क्या? ये तो यार हमें समझ में नहीं आई बात, ये सब क्या है यार। अरे तेरी, अच्छा ये फोन, ओ ये भी फोन लग जाएगा क्या? नहीं, तो फोन कैसे लगता है फिर? अच्छा यहाँ दबा दें तो, या फिर तो सही है, ऐसे किसी से बात करनी है, जैसे अभी कोई अच्छा आदमी मिल जाए। क्लियर है, इस बार तो मेंस में भी कोने में जाना पड़ेगा। नहीं प्रतीक, किस बात, कैसी ऐसी क्यों बात कर रहे हो? कुछ कभी मुंह से अच्छी बात भी निकाल लिया करो, या हमेशा जो है ये उल्टी सीधी बातें ही करोगे? क्यों जाना पड़ेगा कोने में? तुम्हें इतना मजा आता है कोने में जाने में? मेंस में कोने में नहीं जाना पड़ेगा, आप समझिए, वो बिना कोने में जाए भी। कंसंट्रेशन रजिस्ट्रेशन, आप पंडित की नियम मत, पंडित का नाम मत कहा करो सर, सारे धराचार्य, श्री धराचार्य मेथड। नितिन मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा। मैं, मेरे मुंह से श्री धराचार्य मेथड की जगह पंडित वाला मेथड निकलता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि श्री धराचार्य एक बहुत बड़े पंडित रहे होंगे। मैं कभी उनसे मुलाकात मेरी नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं पंडित वाला वर्ड, मुझे नहीं पता था तुम्हारे सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो जाएंगे इसमें, है ना? तुम इसमें भी मसाला ढूंढ लो। मुझे कौन में जाना है? नोरा के साथ। हाँ, तुम और काहे के साथ जाओगे? सोचने में क्या बुराई है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया सबके? ठीक है, चलिए अब एक बात और जोड़ देते हैं। तीसरा केस और ले लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि तीनों केस पहले निपटा दिए जाएं। अब तीसरा केस कौन सा है? तीसरा केस ये वाला है। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप इसमें देखो कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं सर, एक ऐसा सॉल्ट भी तो हो सकता है जो पानी में कुछ ना करे। हाँ 7, आंसर इज 7, मानते हो? जब पानी में कुछ नहीं हो रहा है तो 7 ही होगा सर, पानी डिसाइड करेगा। ऐसा भी सॉल्ट हो सकता है जिसमें पानी के अंदर जाने के बाद उसका कैटायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज करे। बिल्कुल सही है सर, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का केस अभी आपने देखा। ऐसा भी सॉल्ट हो सकता है जो पानी में जाने के बाद एनायनिक हाइड्रोलिसिस शो करे। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, अभी आपने देखा था, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस बन सकता है। क्या ऐसा भी कोई सॉल्ट हो सकता है जो पानी में जाने के बाद एनायनिक और कैटायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस शो करे? ये भी बिल्कुल पॉसिबल, ये भी पॉसिबल। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? अब छोड़ो यार, नोरा बोरा के चक्कर में पड़ जाते हो, तुम्हारे साथ बड़ी दिक्कत है यार। असल में इतने सारे लोग हो, कुछ ना कुछ दिमाग में खुरापात चलती रहती। अरे थोड़ा सा सीरियस बैठो, समझो बात को थोड़ा सा। अब भले ही पढ़ाई ना कर रहे हो, भले ही समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसमें क्या बुराई है कि हम सर सीरियस हैं, समझ? अरे भाई घर वाले देख रहे होंगे पीछे से तो क्या कहेंगे, साला जो है नोरा टोरा कर रहा था। अरे घर वालों को दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे पेन वेन हिलाते रहा करो, समझो बात करो, इसमें क्या दिक्कत है?
थोड़ा सा ऐसे सीरियस हो गए, ऐसे समझ लो, यूं कर लिया ऐसे, ताकि घर वालों को लगे ओफो हमारा लड़का खूब मेहनत कर रहा। अरे भाई समझो यार, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि ऐसे भी सॉल्ट्स हो सकते हैं जिनके कैटायन या एनायन दोनों हाइड्रोलाइज करें। ऐसा कब होगा सर? अरे ऐसा तब होगा जब वो सॉल्ट एक ऐसे एसिड या बेस से बना हो जो वीक है। इसमें क्या सोचना है? जैसे मान लीजिए NaCN है, ये देखिए कहीं है ही नहीं NaCN, ये है, ये अमोनियम साइनाइड। ये तमाम आदमी बड़े सीधे सीधे से आदमी, तमाम आदमी, ठीक। तो हमने कहा भाई ठीक है, ऐसे में क्या होगा? तो अब देखना, जरा समझना बात को। मान लीजिए मैंने अमोनियम साइनाइड ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं, अमोनियम साइनाइड, ठीक। इसको पानी में डालते हैं। जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये भीग जाएगा। हाँ सर, जैसा अब तक होता था वही होगा, भीग जाएगा। भीग जाएगा तो भाई साहब ये टूट जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल टूट जाएगा। अमोनियम आयन बनेंगे और साइनाइड आयन बनेंगे, बिल्कुल सही है। और सर मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात जरूर याद रखिएगा कि अमोनियम आयन जो हैं दे आर कमिंग फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस। ये आप बता चुके हैं पहले ही। साइनाइड इज कमिंग फ्रॉम HCN विच इज अ वीक एसिड, वेरी वीक एसिड। समझ रहे हो? तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है, ये दोनों ही वीक एसिड हैं। तो अब ऐसे में पीएच कैसे निकाला जाए? तो मैंने कहा देखिए, ऐसा एक चीज क्लियर है कि जब दोनों ही वीक एसिड हैं तो दोनों ही हाइड्रोलाइज करेंगे। अब मजबूरी है, तो चलिए सर दोनों की हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिख लेते हैं। दोनों की हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिख लेते हैं। यह आ जाएगा अमोनियम, ये अमोनियम पानी में हाइड्रोलाइज करेगा, बिल्कुल सही। जब अमोनियम पानी में हाइड्रोलाइज करेगा तो सर ये कुछ ऐसा काम करना शुरू कर देगा। NH4OH पानी में, तो तुम्हें पता ही है, OH को ले लेगा और H+ को रिलीज कर देगा। दूसरा सर, अमोनियम के अलावा आपके पास साइनाइड भी है, तो साइनाइड भी यही हरकत करेगा सर, साइनाइड भी हाइड्रोलाइज करेगा। और साइनाइड भी हाइड्रोलिसिस के बाद, बल्कि एक काम करते ना यार, ताकि ज्यादा समझ में आए, मैं ये वाली इक्वेशन अभी दोबारा लिख रहा हूं, ठीक, ज्यादा समझ में आए तो मैं एक बार में एक काम करना चाह रहा हूं, क्या कि सर अमोनियम की भी हाइड्रोलिसिस होगी और साथ ही साथ मैं अभी इक्वेशंस को तोड़कर लिखूंगा एक बार, साइनाइड की भी हाइड्रोलिसिस होगी और ये लोग पानी से रिएक्ट करेंगे। अमोनियम पानी में से H को लेके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और साइनाइड पानी में से H को लेके HCN बना देगा। सर ये इक्वेशन जरा समझिएगा, यानी NH4+OH को ले लेगा और साइनाइड बचा हुआ H ले लेगा। सर ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब सर ये बताइए, ऐसे में इस बार पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो सब लोग एक बार जरा ध्यान से देखना क्या होगा। सर इसकी कंसंट्रेशन अमोनियम साइनाइड की अगर C मोलर, तो ये दोनों लोग C होंगे, ये भी C है, ये भी C है, लेकिन ये दोनों 0 0 होंगे, है ना। अब ये लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा C1-H, ये भी हो जाएगा C1-H। सर एक बेमानी तो आपने यहीं कर ली, क्या सर? दोनों की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपने H ले ली, जबकि मुझे जो लगता है वो ये कि दोनों की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। अरे सर अमोनियम आयन अलग हाइड्रोलाइज करता है अपने हिसाब से, साइनाइड अपने हिसाब से हाइड्रोलाइज करेगा, दोनों की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम कैसे हो सकती है? चलिए छोड़िए सर, आपने बेमानी कर ली तो कर लीजिए, यहां आ जाएगा CH और यहां भी आ जाएगा CH। अब इसमें देखो बेमानी करने का ना एक रीजन जो है, जब हम लोगों को कम आता है या जो मास्टर थोड़े से, समझ रहे बात को, जब मास्टर शुरू में पढ़ाते हैं, जैसे हम भी हो सकता है शुरू में यही करते हो, कोई बच्चा पूछता होगा कि सर ये आपने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहाँ H ले ली, यहाँ भी H ले ली। अरे भाई सर अमोनियम की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उसका K भी डिसाइड करेगा और इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इसका K डिसाइड करेगा। सर ये दोनों सेम कैसे ले ली? तो वहां पर मुझे लगता है कि हमको बताने का एक तरीका ये दिया गया था कि आप इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को अगर अलग अलग ले लेंगे, H1 और H2, तो फिर यहां क्या लिखेंगे ये कंफ्यूजन आएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये H1 H2 है तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी और उस एक इक्वेशन से H1 और H2 सॉल्व नहीं होगा। तुम देखो हमारे पास H को सॉल्व करने की कौन सी इक्वेशन होती थी? KH वाली, और उस KH वाली इक्वेशन से H सॉल्व हो जाता था। लेकिन अगर उसी KH वाली इक्वेशन में H1 और H2 दोनों आ जाएंगे तो सॉल्व कैसे करोगे सर? दो अननोन। तो क्योंकि वो सॉल्व नहीं होता, इसलिए मान लो कि दोनों की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H। ये एक तरीका है बेवकूफ बनाने का। बात समझ रहे हो? बेवकूफ बना दिया हमने कि सर बात तो सही कह रहे हैं आप। सर एक KH का इक्वेशन है सर, इस KH के एक्सप्रेशन में सर H2 आ गए, अगर H1 और H2, सर सॉल्व कैसे करेंगे? और जब सॉल्व ही नहीं होगा तो सर सारा खेल खराब हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं सर, झंझट से बच जाते हैं, दोनों की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को सेम मान लेते हैं H। हालांकि यह आंसर गलत है, यह एक्सप्लेनेशन गलत है, एक्सप्लेनेशन कुछ और होगा जो हम आपको दिखाएंगे, एक्सप्लेनेशन कुछ और होगा जो अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक। तो बहरहाल मान लेते हैं कि दोनों की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H होंगी, और ये होंगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा इस बात को, ठीक है, ये वाली बात। चलिए चलिए यहां पर आ गया
C1 minus H, C1 minus H, CH और CH, ठीक, बोथ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आर सेम एंड दे आर एक्चुअली सेम, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक। अच्छा, अब क्या करते हैं सर इसके बाद सर बड़ा आसान है, इसके बाद जो है KH का एक्सप्रेशन लिखा जाए बिल्कुल वैसे ही जैसे चलता था। KH का एक्सप्रेशन लिखेंगे, दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंटू HCN डिवाइडेड बाय अमोनियम आयन इंटू साइनाइड आयन। अब सर आप दोनों तरफ ऊपर और नीचे H और OH दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, H और OH दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, H और OH दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए ये क्या आ गया, ये सर KW बन गया, दिस इज KW, बिल्कुल सही। अब सोच के बताना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या बन गए, ये तीनों मिलके क्या बन गए सर, ये 1/KB बन गया, बिल्कुल सही है। चलिए ये 1/KB बन गया। और जरा सोच के बताना, ये वाली वैल्यू HCN ऊपर, साइनाइड और H प्लस नीचे, ये क्या बन गए सर, ये 1/K बन गए। अगर ये 1/K बन गए तो सर आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा KW/KKB। सो दिस टाइम दिस KH इज इक्वल टू नॉट ओनली KW/K, इट इज नॉट ओनली KW/KB, इट इज KW/KKB। यहां तक ठीक है, दिस इज KKB, KW/KKB, ठीक। उसके बाद क्या करते थे सर, उसके बाद आपका H का एक्सप्रेशन बनता था, कैसे बनता था, CH इंटू CH, ये कौन सा रंग है यार, CH इंटू CH, देख रहा हो, CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H इंटू C1 माइनस H, C1 माइनस H इंटू C1 माइनस H, एंड दिस इज H अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। दिख रहा है आपको, सारे C कैंसिल हो जाएंगे, H अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। यहां से आपको H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ KW/KKB। सर ये देखिए, एक आ गया आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, यहां से आपका काम चल जाएगा सर। चलिए ठीक है सर, एक चीज यहां पर यह समझ में आ रही है कि दिस टाइम दिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ C। समझो बात को सर, इससे पहले आपने जितनी भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाली थी, जरा चेक करो पीछे अपनी कॉपी में, क्या तुमने देखा कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, चाहे एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस हो, चाहे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का केस हो, दैट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज लिंक्ड विद कंसंट्रेशन ऑफ द कैटायन और एनायन। उसमें C का टर्म आ रहा था, लेकिन सर आज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में C का टर्म ही नहीं आ रहा है। दैट मींस if you have a salt in which cationic anionic hydrolysis both is present, in that case the degree of hydrolysis is independent of the concentration of the salt। पहली बात, आपको C मोलर लेना था अमोनियम साइनाइड, C ले लीजिए, D मोलर लेना था, D ले लीजिए, but the degree of hydrolysis remains unchanged। यहां तक पहली बात सर। लेकिन मुझे ये बताइए, चलिए यहां पर हम मेंशन भी कर लेते हैं सर, मुझे ये बताइए पीएच कैसे निकालेंगे आप, दिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW/KKB विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। चलिए अब मान लेते हैं, लेकिन चलिए सर ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाएगी, फिर क्या करते थे सर, जैसे ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाती थी तो अब आप H प्लस की वैल्यू निकालते थे, या तो H प्लस की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती थी, या पहले OH आता था फिर H प्लस आ जाता था। इस बार दिक्कत यह है कि सर अगर H आ गया तो H प्लस कहां है सर, इस बार बहुत दिक्कत है। कैसे सर, पहले जब H आ जाता था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो आप CH की वैल्यू निकाल लेते थे, और वो CH या तो H प्लस हुआ करता था या OH हुआ करता था। आज ये CH ना H प्लस है ना OH है सर, H प्लस तो कहीं दिखाई नहीं देते, OH तो कहीं दिखाई नहीं देते सर। अब आप H निकाल के करेंगे क्या, इसका मतलब सर और भी कोई इक्विलिब्रियम्स हैं जो इस डब्बे में एग्जिस्ट करते हैं, और वो इक्विलिब्रियम्स हमारे सामने हैं सर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो सर ये फर्दर डिसोसिएट करेगा और ये क्या बनाएगा, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। HCN जब बनेगा तो ये फर्दर डिसोसिएट करेगा H प्लस और Cn माइनस। सर यहां से पीएच निकल के आएगी, आप ध्यान से देखिए सर, ये H प्लस है जो पीएच देंगे, या फिर ये OH है जो पीएच देंगे सर। यानी ये बने और ये फर्दर डिसोसिएट करना स्टार्ट कर देंगे सर, ये H प्लस है जहां से पीएच निकल के आएगी, या ये OH है जहां से पीएच निकल के आएगी। यानी मुझे इस इक्विलिब्रियम को फर्दर कंसीडर करना है, या इस इक्विलिब्रियम को फर्दर कंसीडर करना है टू कैलकुलेट पीएच।
तो चलिए सर इस इक्विलिब्रियम को फिर से कैलकुलेट करते हैं जरा। अब मुझे सोच के बताना, इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कौन से इक्विलिब्रियम को आप कंसीडर कर रहे हैं? मैं कंसीडर कर रहा हूं, मान लीजिए इस इक्विलिब्रियम को, जिससे डायरेक्ट एच आ जाएंगे, HCN H प्लस प्लस CN माइनस। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? A। इसकी वैल्यू क्या होगी? H प्लस इंटू CN माइनस अपॉन HCN। अब कोई मुझे सोच के बताए कि H प्लस की जो वैल्यू आ रही है KA इंटू HCN अपॉन CN माइनस, ये मेरा H प्लस। कोई मुझे सोच के बताए इस बर्तन में HCN की कॉन्सेंट्रेशन और CN की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? सर ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है सर, और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में अंदर से आवाजें टै 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 शुरू हो चुकी हैं। जिस बंदे ने इस साइनाइड के नीचे C1 माइनस H लिख दिया, हर दुनिया के साइनाइड के अंदर जो इस बर्तन में एग्जिस्ट करता है वो C1 माइनस H होगा। कुछ याद आ रहा है तुम्हें ये बात? साइनाइड दो नहीं है सर, एक ही साइनाइड है। वो तो आपने इक्विलिब्रियम बाद में बनाया है, ये तो बन ही रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ सर, दिस साइनाइड इज एक्चुअली दिस साइनाइड, एंड इफ इट इज C1 माइनस H देन ऑल दी साइनाइड्स विल बी C1 माइनस H। बात समझे मेरी? और जिस बर्तन में आपने साइनाइड की HCN की वैल्यू, जिस बर्तन में आपने CH रख दी, CH, हर जगह HCN की वैल्यू CH ही होगी सर, बिकॉज दिस इज अ साइमल्टेनियस केस। ये इक्विलिब्रियम पहले बनेगा, ये बाद में बनेगा, ऐसा नहीं है सर। ये सब एक साथ बनेंगे। वो तो आपने लिखा नहीं था, मुझे पता था सर, ये साथ में बनेंगे। यानी अगर आपने HCN के नीचे CH लिख दिया तो हर HCN CH होगा, और अगर आपने साइनाइड के नीचे C1 माइनस H लिख दिया तो हर साइनाइड 1 माइनस H होगा। कुछ समझे मेरी बात को? इसका मतलब यह हुआ कि सर जहां पर आपको HCN लिखना है वहां पर आप CH लिख दीजिए, और जहां पर आपको साइनाइड लिखना है वहां आप C1 माइनस H लिख दीजिए इंटू KA। जरा समझना सर, C से C कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा KA इंटू H अपॉन 1 माइनस H। और सर H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू तो आप पहले ही निकाल चुके हैं सर, इसको उठा के यहां धर दीजिए, आपका pH तैयार हो गया। नाउ दिस इज K अंडर रूट ऑफ KW बाय KB। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ KW K बाय KB। क्या देख पा रहे हो? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या पता चला सर? इससे ये पता चला कि जो हमारा pH निकल के आता है ऐसे सॉल्यूशंस का, माइनस लॉग अंडर रूट KW K बाय KB के बराबर निकल के आता है, जो कि कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। यानी ऐसे सॉल्ट्स जिनमें एनायनिक और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों होती हैं, वो हमेशा उनकी pH, उनकी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है। ये सबसे बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इन चारों सॉल्ट्स में से वो कौन सा सॉल्ट है जिसकी कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, उसकी जिसकी जिसकी pH उसकी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है? मस्त आपका आंसर आएगा। जिनको पता है कि ऐसे सॉल्ट जिनमें एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों होती है, उनकी pH उनकी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट। अब एक बात और सर, ऐसे सॉल्यूशंस की जो pH है वो आपने कल नहीं बताई थी। आपने कहा था वो 7 से ज्यादा भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है, और वो इवन 7 भी हो सकती है। कब? सर देख लीजिए आप, ये pH की वैल्यू अगर K KB बराबर है, जरा समझिएगा बात को, ये आपके H प्लस है, अगर K KB बराबर है तो इसका मतलब वो अंडर रूट KW होगा, और अंडर रूट KW 10 की पावर -7 होता है। तो आंसर क्या आ गया? 7। यानी ऐसे सॉल्ट्स जिनमें एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों हो रही हैं, और उनके एनायंस और कैटायंस जिन वीक एसिड वीक बेस से आ रहे हैं, अगर उनके के भी बराबर है तो ऐसे सॉल्ट्स की pH 7 होती। समझो बात को। यानी अगर मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं तो मैं मेंशन कर सकता हूं कि मेरा जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, इट इज अंडर रूट ऑफ KW KA बाय KB। ये मेरा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है। अब मैं इसके 3 केस बनाता हूं। पहला केस क्या है? केस 1। क्या है केस 1? पहला केस है KA बराबर KB। अगर KB बराबर है तो जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो रूट KW आएगी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 की घात रूट 14 -14 का अंडर रूट, वो 10 की पावर -7 मोलर होगा। और pH की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। समझिए बात को। यानी ऐसा सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। कमाल हो गया सर। कभी कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव है सर।
इन 4 सॉल्ट सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, तो ज्यादातर बच्चे आंसर टिक करके क्या आएंगे, उस सॉल्ट सॉल्यूशन का आंसर न्यूट्रल होगा जिसके अंदर एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, NaCl जैसा, याद है। लेकिन सर ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन भी न्यूट्रल हो सकते हैं जिसमें एनायनिक कैटायनिक दोनों हो रही हो लेकिन के भी बराबर हो। समझो बात को, कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अगर वो मुझसे कहता है कि अगर सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या सॉल्यूशन कभी न्यूट्रल भी हो सकता है, तो तुम बताओगे बिल्कुल हो सकता है। अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो वो न्यूट्रल सिर्फ एक केस में होगा जिसमें के भी वैल्यूज एनायन कैटायंस के सॉल्ट एसिड्स और बेस की वो सेम होगी। मेरी बात समझ रहे हो? सब लोग समझने की कोशिश करना, बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा आसान है एकदम। बस एक बार ये चीज समझ में आ जाए और उसके बाद फॉर्मूले याद करके चिपका लिए, सवाल बर्तन चिल्लाएगा, आंसर बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। समझे बात को? यानी ये कह रहा है सर पीएच की वैल्यू हमारी 7 है। चलिए ठीक है, केस 2 क्या है? केस 2 क्या है? केस 2 ये कहता है कि अगर के की वैल्यू के बी से बड़ी तो क्या होगा, यानी एनायन जिस एसिड से आ रहा है उसका जो के है वो बड़ा है तो क्या होगा। सर अगर के बी से बड़ा है तो साफ दिखाई देता है कि जो H प्लस की वैल्यू होगी, अगर के बी से बड़ा है तो H प्लस की वैल्यू वो और 10 की पावर -7 मोलर से बड़ी आएगी। जरा आपने आप समझना, सही कह रहे हैं क्या? अगर के बड़ा है तो ये रूट के डब्ल्यू से बड़ी वैल्यू होगी, रूट के डब्ल्यू से बड़ी वैल्यू होगी तो जब अंडर रूट लोगे तो 10 की पावर -7 से बड़ा आएगा, बिल्कुल सही है। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो सर जो हमारा पीएच निकल के आएगा वो पक्का H प्लस अगर 10 की पावर -7 से ज्यादा है तो जो पीएच निकल के आएगा वो <7 निकल के आएगा। कुछ समझ रहे हो बात को? H प्लस अगर 10 की पावर -7 से ज्यादा है तो पीएच की वैल्यू <7 निकल के आएगी, यानी सोल्यूशन हमारा क्या होगा, एसिडिक। मतलब ज्यादा है, मतलब जैसे मान लो 10 की पावर -6 है तो 6 आ जाएगा, 7 से कम आएगा। ठीक, तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरा केस बनेगा कि अगर हमारा के बी से छोटा है तो ऐसे में H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 की पावर -7 मोलर से कम आएगी और जो पीएच है वो 7 से ज्यादा आएगी। आपका सोल्यूशन बेसिक बनेगा। बताओ यहां तक सब लोगों के समझ में आएगी कि नहीं? यानी ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर, जो एनायनिक कैटायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस शो कर रही हैं, उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इस तरह के सॉल्ट सॉल्यूशंस की जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है और उसकी वैल्यू अंडर रूट के से निकाली जाती है। दूसरी बात, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है तो जो पीएच है वो भी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, जो कि अंडर रूट के बी से निकाला जाता है, जिसमें कंसंट्रेशन का कोई टर्म नहीं है। अगर के भी बराबर हो गए तो ऐसे में मस्त आपका आंसर 7 आ जाएगा। लेकिन अगर के ज्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा और अगर के कम है, के भी ज्यादा है तो सोल्यूशन बेसिक होगा। यानी ऐसे सोल्यूशंस एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्लियर है? और मेरा सजेशन यह है कि एक सॉल्ट तो तुम याद ही कर लो, CH3COONH4। मुझे जरा जल्दी से बताओ, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और बोथ हाइड्रोलिसिस, या फिर कुछ नहीं होता है? जरा बताओ जरा, इसमें एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, या फिर बोथ हाइड्रोलिसिस होगी, या फिर कुछ नहीं होगा, नन, नो हाइड्रोलिसिस। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? CH3CONH4। सर एक चीज तो बड़ा क्लियर है सर, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दे बोथ आर वीक। ये दोनों वीक है सर, सो दिस इज द केस ऑफ बोथ, नो डाउट। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात। बोथ ये सब गड़बड़ है सर, अकेला ये सब कुछ नहीं होगा सर, बोथ का केस बनेगा। ठीक, मतलब अगर मल्टी करेक्ट ऑप्शन होगा तो कैटायनिक भी टिक करेंगे, एनायनिक भी टिक करेंगे, बोथ को भी टिक करेंगे, बट एक्चुअली मेरा सेंस ये है कि बोथ होगा। ठीक, अब अगर बोथ होगा तो सर ऐसे सोल्यूशंस की पीएच क्या होगी? सर देखिए, अब तीन बातें हैं, या तो 7 होगी, या 7 से कम होगी, या 7 से ज्यादा होगी, और चांसेस बहुत कम है 7 होने के, क्योंकि रेयरली ऐसा चांस है कि के भी बराबर हो। सर ये वो सॉल्ट है, ये वो दो लोग हैं जिनके के भी वैल्यूज बराबर होते हैं। बिल्कुल सब लोग याद कर लें, के की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की के बी वैल्यू भी इसी टेम्परेचर पर 1.8 इंटू 10⁻⁵ के आसपास होती। और मैं ये चाहता हूं कि इस सॉल्ट को तुम हमेशा के लिए लर्न कर लो।
अमोनियम एसीटेट वो सॉल्ट है जिसके अंदर हाइड्रोलिसिस होने के बावजूद भी उसकी पीएच 7 होती है, क्योंकि के बी वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। हाँ, ये अलग बात है कि सर ऐसा कोई सॉल्ट होता है जिसमें के बड़ा है तो वो एसिडिक होता, के बी बड़ा है तो वो बेसिक होता। बराबर है सर, ये हमारा न्यूट्रल होगा। समझो बात। समझ में आई बात? जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं, विच सॉल्ट solution is और आर न्यूट्रल। ठीक, पहला ऑप्शन NaCl सोल्यूशन, दूसरा NaCN सोल्यूशन, तीसरा CS3COONa सोल्यूशन, चौथा CS3COONH4 सोल्यूशन। ये चार सोल्यूशन। तो इन चार सोल्यूशंस में से न्यूट्रल सोल्यूशन कौन सा है? तो जो बहुत सारे बच्चे हैं गलती करते हैं वो इसको टिक कर देते हैं, और गलती नहीं करते, मतलब उनको यही पता है कि भाई NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो इसका पोल ले लेते हैं, चलो यार एक पोल हो जाएगा, क्योंकि मुझसे कहा जाता है तुम पोल ही नहीं कराते हो, गजब लल्लू आदमी हो, तो हम यार एक पोल कराते हैं। बड़ा बढ़िया, वो टाइप कौन सा होता है, क्या करें? सिंगल चॉइस, सिंगल चॉइस। 30 सेकेंड्स ही देंगे और ये स्टार्ट कर देते हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, पोल करते हैं, पोल। अरे यार गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। पोल कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल कैसे होता है भाई? कैंसिल कर दो, क्योंकि ये तो मल्टी करेक्ट हो गया, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन आएंगे तो इसमें पोल नहीं हो सकता। साला पोल भी बड़ा मुसीबत है, तो इसमें पोल नहीं कर सकते। मल्टी करेक्ट ऑप्शन है, इसका आंसर ए और डी दोनों होना चाहिए। बहुत सही है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ मल्टी करेक्ट है भाई, मुझे मल्टी करेक्ट करना चाहिए था, तो मल्टी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, वो पोल में मल्टी करेक्ट वाला ऑप्शन डालना चाहिए था, ठीक है ना? अरे यार, ये मल्टी करेक्ट आता है क्या कहीं? अरे यार ये तो चल रहा है। स्टॉप पोल, स्टॉप स्टॉप, पोल स्टॉप। देखते हैं क्या बोलेगा। अरे बहरहाल, तो ये समझ में आ गया भाई? हाँ टेक्निकल भी ले लीजिए, ओमवीर कह रहे सर टेक्निकल भी ले लीजिए। अरे ओमवीर देखो ऐसा है, तुम समझो बात को, अब जो सीखना है सीख चुके यार, अब वो दिन चल रहे हैं कि कुछ नई बातें मत करिए, समझ रहे बात को? और वो भी ये सब बकवास, तो ये चल जाएगा, समझ लो बात को। अब अपने हिसाब समझो, अब ये दो आंसर, और इसमें साफ समझ में आता है, दिस इज न्यूट्रल। वाई दिस इज न्यूट्रल? बिकॉज ऑफ नो हाइड्रोलिसिस, है ना? एंड दिस इज न्यूट्रल बिकॉज ऑफ बोथ हाइड्रोलिसिस। लेकिन बोथ हाइड्रोलिसिस वाले हमेशा न्यूट्रल नहीं होते, बोथ हाइड्रोलिसिस का केस भी यूनिक है, बिकॉज यह के ए इज इक्वल टू के। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? सबके समझ में आ गया? चलिए ये लीजिए आप, ये हमारा वो टेबल है जो हमें याद रखनी है ना। तो यहां पर आपने देखा है कि एनाइनिक हाइड्रोल कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस में के एच की वैल्यू के डब्ल्यू बाई के बी थी, फिर एच निकाला था, फिर एच प्लस निकाला था, फिर पीएच निकाला था। तो यही एच प्लस माइनस लॉग कर दोगे तो पीएच आ जाएगी, और नहीं तो पीके और पीकेबी के केस के फॉर्म में भी मैंने ये फॉर्मूले लिख रखे हैं। तो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस के केस में जो पीएच का फॉर्मूला होता है 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी। ये बना लोगे ना, जैसे आप, जैसे ये आप, जैसे कोई एक तुम्हें दिखा देते हैं, आप ये वाला दिखा देते हैं कैसे बनेगा, ये वाला, है ना? या यही वाला लेते, कोई भी एक बना लेते हैं कि एच प्लस की वैल्यू के डब्ल्यू सी बाई के बी है। मैं एक बार फॉर्मूला डिराइव करके दिखा देता हूँ। ये जो एच प्लस है, अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए सी के डब्ल्यू बाय मान लीजिए के बी, है ना? यही वाला फॉर्मूला था, ये कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस का है, सी के डब्ल्यू बाई के बी। तो अब जो फॉर्मूला तैयार होगा वो फॉर्मूला कैसे बनेगा? दोनों साइड माइनस लॉग, ये मैथ्स का है यार,
जो बच्चे मैथ्स थोड़ा बहुत जानते हैं वो अपने आप कर लेंगे। माइनस लॉग एच प्लस इज माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ सी के डब्ल्यू बाय के बी। ठीक, थोड़ा सही से लिखते हैं, ये तो पीएच बन जाएगा, माइनस लॉग लोगे तो ये तो पीएच बन जाएगा। इधर क्या आएगा, अंडर रूट है तो अंडर रूट को बाहर ले लेते हैं, पास समझ रहे हो, अंडर रूट पावर में बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी 1/2। अंदर क्या बचेगा, माइनस लॉग 80 प्लस, बल्कि माइनस को भी बाहर ही रखते हैं, लॉग सी, ये हमारा लॉग सी हो गया, प्लस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी। अब माइनस को अंदर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा हाफ माइनस लॉग सी माइनस लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के बी। अब इसको देखो थोड़ा अपने हिसाब से समझना, हाफ माइनस लॉग सी को ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस लॉग के डब्ल्यू जो बन गया वो बन गया पी के डब्ल्यू। बात समझ रहे हो, तुमने देखा था जैसे पीएच है, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस, तो यानी पी जो है वो एक्चुअली माइनस लॉग है, यहां भी एच है यहां भी एच है, ये माइनस पी जो है एक्चुअली माइनस लॉग है, तो अगर माइनस लॉग के डब्ल्यू है तो आप इसको प्लस पी के डब्ल्यू बोल सकते हैं। बात समझ रहे हो, तो यानी ये आ गया पी के डब्ल्यू और यहां पहले से प्लस है, तो अगर मैं इसको लिखूं माइनस पी के बी तो बात सही है, दिस इज माइनस पी के बी। यानी आपका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, पी के डब्ल्यू जिसकी वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, हाफ पी के डब्ल्यू, अगर तुम्हें याद हो के डब्ल्यू का माइनस लॉग यानी 10 की पावर माइनस 14 का माइनस लॉग क्या आएगा 14, सो दिस विल बी 14 माइनस लॉग 14 माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, ये मेरा फॉर्मूला बने। तो आप इसको चेक कर लीजिए, ये जो फॉर्मूला तैयार हुआ है यही है, ये देखिए हाफ को अंदर भेज देते हैं तो पी के बी भी माइनस में है और लॉग सी भी माइनस में है, तो यही हमारा फॉर्मूला है, पी के बी भी माइनस में है, लॉग भी माइनस में है और 2 को अंदर भेज दिया, तो जब आप 2 को अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, ये मेरे पीएच का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो अब ऐसा नहीं है कि डिराइव, मैं तो ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूं क्योंकि मैं डिराइव नहीं करता इसको, तुम इसको जल्दी डिराइव कर सकते हो क्योंकि तुम्हें करना ही नहीं है, ये एच प्लस आ गया तो दोनों साइड माइनस लॉग ले लो, और माइनस लॉग लेते ही आप समझ जाइएगा कि लॉग सी को तो लॉग सी के फॉर्म में रखेंगे, लेकिन अगर माइनस लॉग के डब्ल्यू है तो वो पी के डब्ल्यू बन जाएगा, माइनस लॉग के बी है तो वो पी के बी बन जाएगा, यानी लॉग पी जो होता है, पी का मतलब है माइनस लॉग, बात समझ रहे हो, यानी पी जो है हमारा इट इज एक्चुअली माइनस लॉग। तो अब आप जो है उसी अपने वाले फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये कह रहा पोल स्टॉप करिए, अरे पोल भी चल रहा है क्या, कहां से स्टॉप करें, मत लल्लू। ठीक है, तो यानी ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये वाले फॉर्मूले हमें सारे ध्यान रखने पड़ेंगे, तो ये तीनों फॉर्मूले जो है, तीनों केसेस के तीनों फॉर्मूले मैंने याद कर रखे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको चिपकाइए कहीं पर, चैट, आप इसको चिपकाइए और चिपकाकर इनको याद कर लीजिए, या ना, तो जहां आप पढ़ते हैं वहां पर सामने कॉपी पन्ना लगाकर उसको याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा डब्बा क्या बोल रहा है, ये लीजिए आपको डब्बे की आवाज सुना देते हैं, आप यहां से सुना देते हैं कहीं, अगर ये देखिए सर, ये आपको डब्बे की आवाज सुनाई देगी, बिल्कुल इस तरह के सवाल आपको जेई मेंस में ऐसे तमाम सवाल देखने को मिलेंगे, बिल्कुल आसान, मान लीजिए यही सवाल ले लेते हैं, चलिए यही कर लेते हैं। अब जरा बताइए जरा इस सवाल का आंसर क्या आएगा, सर पीके लैक्टिक एसिड का दे रखा है, लैक्टिक एसिड का अगर पीकेए दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ सर लैक्टिक एसिड वीक एसिड होगा, चलिए ठीक, और तुम्हें पता ही है ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे सारे वीक एसिड्स होते हैं, ठीक। वो क्या कह रहा है, पीएच ऑफ इतने मोलर कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन का मुझे पीएच बताइए, सर हमें कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन का पीएच बताना। तो एक चीज तो वैसे ही क्लियर हो गई सर, अगर आपको कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन का पीएच बताना है तो एक चीज तो वैसे ही क्लियर है कि ये देखो, ये सब आंसर बगल से देख के आंसर लिख रहे हैं भाई लल्लू आदमी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। अब वो कह रहा है कि अगर मुझे इस कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन का पीएच बताना है तो कैल्शियम लैक्टेट क्या बनेगा, कैल्शियम लैक्टेट बनेगा CH3 CHOH COO माइनस, ये हमारा कैल्शियम लैक्टेट, ठीक है। तो मुझे इस कैल्शियम लैक्टेट का पीएच बताना है,
तो एक चीज तो क्लियर हो गई सर, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस बनेगा, ये पक्का एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस बनेगा, और तभी आपने के दे रखा है। तो ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ये जो हमारा लैक्टेट आयन है ये हाइड्रोलाइज करेगा। तो आपको इस सवाल में एनायनिक हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालना है। सब कुछ दे रखा है, ये देखिए आप 0.005 मोलर ये कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको के की वैल्यू दे रखी है, पी के की वैल्यू दे रखी है, आपने एनायनिक हाइड्रोलिसिस के पी का फॉर्मूला लगा दिया। एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस कौन सा था हमारा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस है हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, क्या हमें सवाल में के पी के की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है, क्या कंसंट्रेशन दे रखी है, दे रखी है, तो आप क्या निकाल लाएंगे, पीएच। जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस पी के, पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। पीएच इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब बताइए क्या क्या दे रखा है सर, ये तो 7 है और पी के वैल्यू आपने दे रखी है, ये देखिए पी के वैल्यू दे रखी है 5, सो इट विल बी 5/2, यहां भी ठीक है, प्लस लॉग सी का आधा, लॉग सी क्या है, लॉग सी का हाफ करना है। ठीक है, तो लॉग सी का हाफ क्या करना होगा, ये देख लेते हैं। लॉग सी क्या निकल के आ रहा है, कंसंट्रेशन 0.005। अब जरा समझना, हाइड्रोलिसिस किसकी हो रही थी सर, हाइड्रोलिसिस इसकी हो रही, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैल्शियम लैक्टेट की कॉन्सेंट्रेशन से डबल होगी। आप देख रहे हैं, जब ये आदमी भीगेगा और टूटेगा तो कितने लैक्टेट बनेंगे, जरा जल्दी से बताओ। लैक्टेट जो है वो 2 बनेंगे, दिस इज लैक्टेट आयन, और जब ये टूटेगा तो 2 लैक्टेट आयन बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0.005 है तो इसकी डबल कॉन्सेंट्रेशन इसकी होनी चाहिए। सो द कंसंट्रेशन सी, याद करो ना यार, हमने जो सी लिखा था, ये देखो जरा, हम जो सी लिखते थे वो कौन सा सी होता था, तुम्हें दिखाता हूं मैं, कोई भी सी ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। आप जरा देखिए, अगर इस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन सी है तो एसीटेट की भी सी होगी, यही तो लिखते थे आप। लेकिन सोचो अगर यहां होल ट्वाइस होता तो सर अगर सॉल्ट सी है तो एसीटेट 2C होगा, वही यहां पर भी हो रहा है। और यही इसी वजह से यह सवाल आईआईटी के मेंस लेवल पर पूछा गया सवाल एक अच्छा सवाल माना जा रहा है। आप समझिए, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मुझे आंसर लिखना हो तो आंसर कैसे बनेगा, एक बार आंसर चेक करते हैं। तो बताइए आंसर क्या आएगा सर, इफ दिस इज 0.005 द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टेट विल बी डबल, दैट इज 0.005 into 2, that is 0.01, तो this will be 0.01। समझो 0.01 का आधा। अब इन्होंने क्या गड़बड़ की है, जरा ये समझ लेते हैं। अब कैल्शियम लैक्टेट अगर हम लेते हैं तो पीएच पीके की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी निकल के आनी चाहिए, पीके हमें दे रखा है 5, उसका आधा कर देंगे, ये 0.01/2 होगा कि नहीं, जरा ये बताओ बस। यानी हमें जो कंसंट्रेशन चाहिए वो किसकी कंसंट्रेशन चाहिए, जो आयन हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कैल्शियम लैक्टेट आयन जो इन्होंने लिया है, इट शुड बी लाइक दिस, ये इसका स्क्वायर इनटू कैल्शियम +2 होना चाहिए। तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टेट जो है वो हमारी डबल होनी चाहिए। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं। तो अगर कैल्शियम लैक्टेट में लैक्टेट की कॉन्सेंट्रेशन डबल लेंगे तो ये 0.005 into 2 यानी 0.01 बन जाएगी। और अगर ये 0.01 बन रही है तो फिर तो ये 0.01/2 ही से आंसर आना चाहिए। और ऐसे में ये 7 + 2.5 कितना हो जाएगा, 7 + 2.5, यार कोई वैल्यू गलत लिख रहे हैं क्या यार, 7 + 2.5 कितना हुआ, 9.5। 9.5 में 0.005 और ऐड करें तो बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है यार। एक बार इसको चेक करो, अब भाई एक बार इसको सब लोग चेक करें, लैग लॉग के अंदर होगा, अच्छा लॉग के अंदर होगा, हाँ बात तो सही। मैं सोच रहा हूँ लैग कह रहा हो यार, थोड़ा सा ना दिमाग कम काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा पी के हाफ हो गया, और ये हो जाएगा हाफ लॉग सी, एंड सी विल बी 0.01, है ना, यही हो रहा है। लॉग 0.01 कितना होगा, लॉग 0.1 होगा 10 की पावर -2, है ना, तो दैट इज 2, है ना, ये 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 7 2.5 क्या क्या, एक सेकेंड, -2, तो ये आ जाएगा 7 + 2.5 -1, ये 8.5 आ जाएगा। एक बार सब लोग चेक कर लें, क्योंकि लॉग जो है इसका लेना है और इसका जो लॉग ये वैल्यू चाहिए हमें, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 बाहर आ जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, लॉग 10 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू -1। सब लोग समझो जरा बात।
तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाली वैल्यू मैंने निकाली -1 आ गई, एंड दिस इज 8.5। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8.5। और हमें अगर 10 की पावर -5 में लेके जाना है 85। 85 इंटू 10⁻⁻1। अच्छा क्यों है, मैं तुम्हें बता रहा हूं अच्छा क्यों है। ज्यादातर बच्चे सवाल का आंसर गलत निकाल के आएंगे, ज्यादातर बच्चे। बहुत ही खूबसूरत सवाल ये बनाया गया है, इसलिए खूबसूरत है क्योंकि ज्यादातर बच्चे कंसंट्रेशन जो एनायन की लेके आएंगे वो ये वाली रख देंगे। जो कि समझदार होंगे वो समझेंगे, अगर ये कैल्शियम लैक्टेट है तो इट शुड बी लाइक दिस। कैल्शियम +2 चार्ज है तो इसके ऊपर 2 अरे तुम्हें पता है ना सॉल्ट कैसे बनेगा, तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर, होल ट्वाइस। और अगर ये होल ट्वाइस है तो सर इसकी हाइड्रोलिसिस से जो एनायन बनेगा लैक्टेट वो 2 बनेंगे। तो अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0.005 है तो इस एनायन की कॉन्सेंट्रेशन 0.005 इंटू 2 होगी, जो कि सी की जगह रखी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है बस। हाँ, इस सवाल में अगर कैल्शियम की जगह सोडियम होता, समझना जरा, कैल्शियम की जगह अगर सोडियम होता तब क्या होता? अगर सोडियम होता तो हमारा लैक्टेट का जो फॉर्मूला बनता वो क्या बनता? लैक्टेट का फॉर्मूला बनता हमारा ये वाला। उस केस में लैक्टेट हमारा फॉर्मूला शो करता कुछ ये वाला। और ऐसे में सर फॉर्मूला एकदम साफ समझ में आ रहा है, अगर लैक्टेट का फॉर्मूला ये वाला बनता तो ऐसे में सर एक चीज क्लियर है कि जितना इस लैक्टेट, कैल्शियम लैक्टेट, सोडियम लैक्टेट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उससे आने वाले लैक्टेट भी उतने ही होंगे, बिकॉज दिस इज 1:1 सॉल्ट। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? यानी आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो सॉल्ट दे रखा है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके एनायन की या कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, उसको सी कहा जाता है। वो है सी, इसको सी कहा जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये सोडियम लैक्टेट होता तो सोडियम लैक्टेट की कंसंट्रेशन अगर 0.005 है तो लैक्टेट की भी 0.005 होगी। बट अगर कैल्शियम लैक्टेट की 0.005 है तो लैक्टेट की 0.005 इंटू 2 होगी, वो तुम्हें रखनी थी 0.01। बस ये ध्यान रखना। यानी सी की जो वैल्यू है, ये सी इज नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, दिस सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन और कैटायन जो हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। बस ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर इस सवाल से जो सीखने को मिलता है वो क्या है? सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टेट आयन विच इज इक्वल टू डबल द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की कंसंट्रेशन का डबल होगा हमारा लैक्टेट आयन की कंसंट्रेशन, बिकॉज सॉल्ट इज लाइक दिस। क्लियर? सबको ये बात समझ में आ गई? तो जल्दबाजी में गलती मत करना। बड़ा अच्छा सवाल बनाया गया है। मैं अब तुम देखो, मैं कराने के लिए तो और भी पीवाईक्यू ले आऊंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक आध अच्छे जहां झंझट है थोड़ा सा वो सीख लेते हैं। बाकी सर ये वाले सवाल हैं, देख लीजिए, ये भी आपके सामने है। बताओ कितने लोग इस सवाल का आंसर दे सकते हैं? जल्दी से बताओ कितने लोग ये सवाल कर सकते हैं? क्या तुम ये पहचान पा रहे हो? दिस इज अ केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। देख लो जरा, क्या ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस है? हाँ सर। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज 1, सो द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इज आल्सो 1। व्हाई? बिकॉज दिस इज 1:1 सॉल्ट। यानी सोडियम एसीटेट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी, CH3COONA, ये टूटकर एसीटेट बनाएगा, और जितना सोडियम एसीटेट होगा उतना ही एसीटेट बनेगा। बताओ, समझो मेरे बात को? अब बताइए सर ये कौन सा केस बनता है? सर Na की हाइड्रोलिसिस हो नहीं सकती, एसीटेट हाइड्रोलाइज करेगा। सर एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस है। पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी? पीएच की वैल्यू आ जाएगी 7 + ½ pK + ½ log C। ये फॉर्मूला मैंने याद कर रखा है। चलिए सर आंसर निकालते हैं। 7 है। पीके की वैल्यू कितनी है सर? पीके की वैल्यू हमें दे रखी है 1.8 इंटू 10। यानी इस बार कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे या जिससे ये फॉर्मूला बना था वो यूज करोगे? बात समझना जरा। इसलिए मैंने तुम्हें वो पूरी टेबल दे रखी है। मैंने H+ की वैल्यू भी बताई है और पीएच की वैल्यू बताई है। यानी H+ की वैल्यू कहां है? H+ हमारा एनायनिक हाइड्रोलिसिस ना। एनायनिक कौन सा? ये वाला। हमने H+ की वैल्यू भी याद की है। कितना है हमारा H+? हमने अपने कॉपी में लिख रखा है √KW/KA/C आता है। हमने H+ भी याद किया है और ये वाला फॉर्मूला भी याद किया है। जब सवाल में पीके गिवन होगा तो पीएच डायरेक्ट यहां से निकाल लेंगे, और जब सवाल में के दिया होगा तो पहले H+ निकालेंगे तब पीएच निकाल लेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है, इस सवाल में आपने क्या किया है? इस सवाल में आपने मुझे दिया था, इस सवाल में आपने मुझे दिया था पीके। समझ लो बात को? मुझे पीके दिया था तो मैंने सीधे पीके वाला फॉर्मूला लगाया। इस वाले सवाल में जो इससे पहले वाला सवाल है, ये वाला, इसमें आपने मुझे क्या दिया है? इसमें आपने मुझे दिया है के। तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपने मुझे के दे रखा है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? जहां से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। कौन सा? H+ इज इक्वल टू √KW/KA/C।
सी। अब बताइए क्या क्या दे रखा है सर। के डब्ल्यू की वैल्यू मुझे पता है 10 की पावर -14, के की वैल्यू आपने दे रखी है 1.8 इंटू 10 रेज पावर -5, और कॉन्सेंट्रेशन जितनी सॉल्ट की है उतनी मेरी है, एंड दैट इज 1। सर यहां से H+ आ जाएंगे और H+ के बाद पीएच आ जाएगी। बताओ मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? सब लोग समझना जरा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब H+ कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी हो और आपको सवाल में के भी दिया जाए तो इसके ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाले जो हमने H+ जो मैंने डिराइव करके दिखाए, ठीक। और अगर आपको सवाल में पीके भी दे रखा है तो आप वो वाले फॉर्मूले निकाल याद कर लीजिए, या फिर यहीं से डिराइव कर लीजिए जिसमें पीके भी आता है, वो ये वाले जो फॉर्मूले। यानी कहने का मतलब ये वाला जो चार्ट है, ये चार्ट आपको सारी चीजें बता रहा है कि आपके पास जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो ये भी आ रही है। ये देखिए यहां से ये H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, और ये तब जब आपको के भी दिया जाए, और अगर पीके भी दिया जाए तो आप पीएच यहां से निकाल लीजिए, डायरेक्ट पीएच यहां से निकाल लीजिए। यही चीज यहां पर कर सकते हैं, यही चीज यहां पर कर सकते हैं। सब लोगों को बात समझ में आ गई है? क्योंकि आप समझिए फिर क्या होगा, क्या कि अगर आप यही एक फॉर्मूला याद करके जाते हैं, सवाल में दे रखा है के और आप पीके की वैल्यू चाहते हैं, तो आपको फिर एंटी लॉग लेके पीके निकालना पड़ेगा, मतलब उस के का लॉग लेके पीके की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उस झंझट से बचने का तरीका क्या है कि आपने दोनों फॉर्मूले याद कर रखे हैं। अगर मुझे सवाल में के भी गिवन होंगे तो ऊपर वाले से H+ निकाल लूंगा और तब पीएच निकाल लूंगा, और सवाल में अगर पीके भी दे रखे हैं तो नीचे वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर निकाल लूंगा। यह है कहानी। बताओ समझ में आई सबको? अब देखिए ये भी हमसे पूछा गया सवाल है, जल्दी से कर लेते हैं एक बार। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, कितना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और इसमें मिलाया जा रहा है HCl। सारी दुनिया जानती है इनके मिलने से अमोनियम क्लोराइड बनेगा, पानी बनेगा, ठीक। अब देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना है। सर 20.1, इतना तो तुम पढ़े लिखे हो सर, ये 2 मिलीमोल। क्लियर है? 20 इंटू 0.1 2 मिलीमोल, और इसके कितने हैं? 40 इंटू 0.05, सर ये भी 2 मिलीमोल, और ये 0। सर दोनों की रिएक्शन करने से इसके 2 मिलीमोल बन जाएंगे। समझ में आ गया? यानी आपके बर्तन में अमोनियम क्लोराइड के मोल्स 2 मिलीमोल, तो फिर अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? सर कंसंट्रेशन जो होगी अमोनियम क्लोराइड की, जहां से अमोनियम आएंगे, इट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम होगा? सर 20 ml आपका है, 40 ml मेरा है, यानी वॉल्यूम 60 है। सर दिस इज द कंसंट्रेशन। अब बताओ क्या क्या पहचान पा रहे हो? दिस इज द केस ऑफ अमोनियम क्लोराइड कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। बर्तन चिल्ला रहा है कि मेरे बर्तन में अमोनियम क्लोराइड है का सोल्यूशन है। दुनिया चिल्ला रही है कि सर अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें अमोनियम की हाइड्रोलिसिस होती है। दिस इज अ केस ऑफ कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। सर ये कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस का केस है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। सर ये आपके सी की वैल्यू। बस सर कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। क्या सवाल में के भी दिया है या पीके भी दिया है? सर सवाल में के भी दिया है, तो आप कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस के भी वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। सर देख लीजिए कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस कहां पर है? ये कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस के भी वाला फॉर्मूला, के भी दे रखा है, के डब्ल्यू पता होता है, सी तुमने अभी निकाला। सर खट से H+ आएंगे, फटाक से पीएच आ जाएगी। बताओ समझे मेरी बात को? क्या ये बात सब लोगों के समझ में आई? क्या ये बात सबके समझ में आई? तो कैसे करेंगे सर? फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था हमारा CK W/KB होता ना, CK W, CK W/KB। हाँ तो CK W/KB कर देते हैं, तो अब आप आंसर निकाल लेते हैं। CK W/KB, सो H+ इज इक्वल टू CKB, CK W/KB का अंडर रूट। C कितना है? C हमें दे रखा है 2/30, 2/60, so that is 1/30। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/30, KW कितना है? 10 की पावर -14, और KB कितना है? 10 की पावर -5। इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारा H+ आ जाएगा, और इस H+ का माइनस लॉग लेके पीएच आ जाएगा। इसको कर लेना भाई, एक बार कोशिश करके देखना। इस तरह के और भी सब, यानी आप समझिए, आप डब्बे के बगल में कान लगा के बैठ जाइए। कर सवाल देखिए कितना अजीब सा है। सर 2 लोगों को मिलाया जा रहा है, बताइए पीएच कैसे निकलेगी? अरे आप कान लगा के बैठे हैं, 2 लोग मिले, मिलने के बाद क्या हुआ? सर कैटायन एनायन रिएक्ट कर गए, रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बन गया, और डब्बे में और कुछ बचा ही नहीं। तो सॉल्ट बनते ही मुझे समझ में आ गया सर या तो हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो या तो कैटायनिक होगी, नहीं होगी, एनायनिक होगी, नहीं होगी, या दोनों की होगी। साफ दिखाई देता है सर अमोनियम आयन है। सर सवाल में वैसे भी के भी दे रखा है, तो इसका मतलब एक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। आपने फटाक से कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया। क्लियर है?
हाँ, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए के केबी का मल्टीप्लीकेशन वो के डब्ल्यू के बराबर होता है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो जैसे के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि के ए ऑफ एसिटिक एसिड मल्टीप्लाइड बाय के बी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, दिस इज के डब्ल्यू। ये है, इसको अपने आप समझना क्या लिखा है मैंने। हाँ, ऐसा नहीं है कि सर कोई भी के बी को मल्टीप्लाई करो तो के डब्ल्यू आएगा। एसिड बेस पेयर यानी एसिड कौन कौन सा है इसमें, एसिड है CH3COOH और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है CH3CO माइनस। तो इस एसिड का जो के है और इस बेस कॉन्जुगेट बेस का जो के बी होगा, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा के डब्ल्यू के बराबर होता है। कोई भी एग्जांपल ले जैसे HCN ले लेते हैं, HCN का जो कॉन्जुगेट बेस है वो है CN माइनस, एसिड का के और कॉन्जुगेट बेस का के बी, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा के डब्ल्यू के बराबर होगा। यानी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए के बी का गुणा हमेशा के डब्ल्यू के बराबर होता है एट ऑल टेम्परेचर। बस फर्क कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो के डब्ल्यू 10 की पावर -14 हो जाता है, बस इतना फर्क। समझ में आ गया भाई। तो चलो भाई आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तो खूब कोशिश करो, खूब मेहनत करो। आज शायद क्लास तुम लोगों को ज़्यादा पसंद ना आई हो क्योंकि आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि चिल्ला चिल्ला के थोड़ा सा बोलूं ताकि तुम्हें पुराना माहौल सा नज़र आता रहे। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे करके अब क्योंकि अब तो करना ही है यार ये सब, है ना। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं। अब मुझे लगता है कि कोशिश करने से अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है ना। तो बाकी ये कि सवाल इसके और भी करेंगे, है ना। इसके और भी सवाल अभी करते रहेंगे और अब सवाल ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मैं उतना एंथू के साथ तुम्हें नहीं करा पा रहा हूँ, बट ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें अगर तुमने जोर लगाया तो तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सरदर्द है और क्योंकि वो कम समझ में आता है। तो तुम लोग जो है थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लेना और रिवाइज करके तुम देखोगे तो तुम्हें इसमें आज की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी कल की क्लास में हम हाइड्रोलिसिस के जो 2 मेन केस बचते हैं छोटे वाले, उनको भी डिस्कस करेंगे। दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉली एनायंस एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायंस, ठीक। और उसके बाद बफर सॉल्यूशंस पे स्विच करेंगे कुछ सवाल करने के साथ, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। यार वीडियो कॉल वगैरह कुछ होती नहीं है, वीडियो कॉल का कोई फायदा नहीं है, तो कल एक बात तय करेंगे, है ना। कल करते हैं वीडियो कॉल। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं ना। तो थैंक यू सो मच। मेहनत करो भाई, खूब मेहनत करो।